हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा स्टैंड द थ्रो एडवर्सिटी के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इन लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रायल शुरू होता है। सेकंड ट्रायल के मैंने रूल्स भी तुम लोगों को पहले ही बता दिए थे, नहीं पता है तो भूल जाओ, सीधा देख ही लो। क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो ही सबसे पहले उन पॉकेट स्पेस के अंदर जाता है, क्योंकि उसको पहले चेक करना था कि खतरा होता क्या है। उसके जैसे बाहुबली डिसाइपल के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो पॉकेट डायमेंशन के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो जैसे ही घुसता है तो उसकी ब्लेड उसे छीन ली जाती है, उसकी जवानी उससे छीन ली जाती है और उसको बुढ़ापा दे दिया जाता है मोहब्बत के रूप में। वहीं पे ना इसके पास कल्टीवेशन है, ना इसके पास कुछ है, ऊपर से कमजोर बॉडी है और उसको अब यहाँ पे सर्वाइव करना है। जितना ज्यादा ये जिएगा उतने ज्यादा इसके चांस होंगे जीतने के। वहीं पे सिस्टम इसको बताता है कि यहाँ पे इसका रोल एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन का है, यानी कि बुढ़ाऊ आदमी का, और इसको इस माउंटेन के अंदर सर्वाइव करना है जो यहाँ पे बीस्टों से भरा पड़ा है, खतरे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, इसको खाना खुद जुगाड़ करना है और पानी भी इन्फेक्टेड है। और अगर ये किसी एक्सीडेंट से मर जाता है तो इसका खेल खत्म और इसे डायरेक्ट पॉकेट स्पेस से बाहर फेंक दिया जाएगा। बाय द वे ये ओल्ड एज से भी मर सकता है, यानी कि जब इसका जीवन रेखा खत्म हो जाएगी तब। लेकिन जिंदा बचे तब ना, 20 इसको यहाँ पे कच्चा चबा जाएंगे। खैर वो यहाँ पे खुद को शांत करता है, क्योंकि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, कोई सुनेगा ही कहाँ पे। वहीं पे ईजल हम लोगों को बताता है कि ये राउंड यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करेगा और साथ में फैसला लेने की शक्ति को भी, क्योंकि सर्वाइवल के टाइम में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो तुम्हारा फ्यूचर बदल भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए ईजल कहता है कि भले ही तुम्हारे पास कभी यहाँ पे हेवन को चीर देने की ताकत हो, लेकिन यहाँ पे वो यूजलेस है। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी हिस्सा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहीं पे ईजल हम लोगों को बताता है कि इस पॉकेट स्पेस के अंदर अगर तुम 100 दिन भी जिंदा रह लो तो भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, और अगर 150 तुम जिंदा रह लो तो फिर ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है, और अगर तुम 200 दिन जिंदा रह लो तो ये बहुत ज्यादा रेयर है, यानी कि मुश्किल से ही कोई यहाँ पे जिंदा रह पाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 200 दिन बीत जाएंगे, वैसे ही यहाँ के जो बीस्ट होंगे वो और भी ज्यादा यहाँ पे म्यूटेट होते जाएंगे, ताकतवर होंगे और भी ज्यादा खूंखार होंगे, यानी कि डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। वहीं पे ईजल का सारा फोकस इस समय ये जन के ऊपर था कि ये क्या करेगा ऐसी दुनिया में जहाँ पे सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। जिसके बाद वोजी से ही हम लोग देखते हैं उसका पहला दिन था। पहले दिन में इसे यहाँ पे कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आइस एज आया हुआ था और कड़ाके की सर्दी इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी बूढ़े आदमी की फील्डिंग सेट कर दे। कड़ाके की सर्दी का तो चलो वो सामना कर लेता, लेकिन पेट की सर्दी का सामना कैसा करे, क्योंकि उसके पास खाने को खाना नहीं था, जो खाना था वो सूख चुका था, यहाँ तक कि उसके दांत भी बूढ़े हो चुके थे, तो फिर चबाने में भी ज्यादा ताकत लग रही थी। लेकिन स्टिल उसने यहाँ पे गिव अप नहीं किया था, क्योंकि उसे यहाँ पे ये जो की बेइज्जती नहीं करानी थी। उसको यहाँ पे कम से कम 100 दिन तो सर्वाइव करना ही करना था। दूसरे दिन में उसे जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन पानी जहर था। बेसिकली इतना ज्यादा खारा था कि उसका गला जल गया था। बेचारी मछली तड़प रही है, वो कह रही है कि मालिक हमें काहे तड़पा रहे हो, हम तो यही के रहने वाले हैं। वो चीखते हुए कहता है कि ये सो कॉल्ड ट्रायल कुछ भी नहीं है, ट्रैप है, ट्रैप लोगों को फंसाने और तड़पाने का। उसे समझ में आ गया था कि ये ट्रायल लोगों को सिर्फ यहाँ पे मजबूर करेगा गलत कदम उठाने के लिए। कौन सा गलत कदम तुम्हें पता है, लेकिन वूजी को यहाँ पे जिंदा रहना ही था ये उनकी खातिर। जिसके बाद 10 दिनों के बाद हम लोग देखते हैं तो इसे यहाँ पे खाना ही नहीं मिल रहा था। ये रैबिट पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़ापे के पैरों ने जवाब दे दिया था। इसके पैर उससे बोल रहे थे कि हमें काट दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, चैन से तो जी लेंगे। 20 दिनों के बाद उसे यहाँ पे खाने की असली अहमियत के बारे में पता चला था और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे ढलना शुरू हो गया था। खाना बचाना सीख गया था, पत्थरों का इस्तेमाल करके उसने वेपन बना लिए थे। 50वें दिन के बाद वो यहाँ पे भेड़ियों के साथ फाइट करके अपना खाना छीनना भी सीख गया था। जिसके बाद हम लोग सीधा वूजी के आखिरी दिन पे आ जाते हैं और ये अब तक यहाँ पे 88 दिन जिया था। वह वूजी को लग रहा था कि अब तो यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि वो यहाँ पे सब कुछ सीख चुका था। उतने में एक वेनेमस स्नेक उसके ऊपर एम्बुश कर देता है पीछे से और उसे लपेट लेता है। लेकिन वूजी हार नहीं मानता, वो उल्टा सांप के ऊपर ही काट लेता है, ये कहते हुए कि तू मुझे काटेगा, औकात है तेरी। जिससे वो दोनों एक दूसरे को काट के यहाँ पे निपट जाते हैं और वूजी का ट्रायल यहीं पे ही खत्म होता है। एटलीस्ट वो इतने जिंदा रहा, उसको इसी बात की खुशी थी। जिसके बाद और भी कई सारे लोग अपने पॉकेट स्पेस से बाहर निकल रहे थे और उन सभी के भी हालात खराब थे। कुछ तो बेचारों को यहाँ पे भेड़ियों ने नोच लिया था, कुछ तो बेचारे पैर फिसल के नीचे गिर के ही निपट गए थे और कोई पानी में डूब के निपट गया था, क्योंकि उन्हें तैरना ही नहीं आता है। और इन लोगों का स्कोर ज्यादा नहीं था, 10-20 दिन ऐसे ही था। यूजन वूजी से पूछता है कि तुम कितने दिन जिए भाई, जिसपे वूजी आगे से बताता है कि वो यहाँ पे 88 दिन जिया था। लेकिन फिर अचानक से स्नेक ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते वो मर गया, लेकिन उसने स्नेक को भी मार दिया। यूजन वूजी की तारीफ करता है, कमाल के हो यार, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। यूजन वुहेन से पूछता है कि तुम कितने दिन जिए बालक, जिसपे वुहेन आगे से बताता है कि उसके ऊपर लाइटनिंग गिर गई थी। देख रहे हो इन लोगों के निपटने के तरीके। उसे ये लगा कि वो टेलीविजन को हैंडल कर लिया तो इस लाइटनिंग को भी हैंडल कर लेगा, लेकिन लाइटनिंग ने इसके ऊपर जो तमाचे मारे ना, इसे समझ में आ गया कि औकात में रहना चाहिए। खैर ये 106 दिन जिया था तो वूजी से ज्यादा ही है। वूजी भी उसकी तारीफ करता है कि ये सच में कमाल की बात है कि वो ऐसी जगह पे 106 दिन जी लिया। वहीं पे यूजन को अंदर का माहौल के बारे में तो पता नहीं था, इसलिए वो लोगों से पूछता है कि इतना ज्यादा टफ है क्या, जिसपे वो लोग उसे बता
बताते हैं कि जब अंदर जाओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा टफ है। जिस पे युजुन आगे से कहता है सुनने तो बड़ा मजा आता है, मुझे ही ट्राई करने दो। जिसके बाद वो भी पोर्टल के जरिए अंदर चला जाता है। वहीं पे उसे अपने गोल्डन फॉर्चून के ऊपर पूरा यकीन था। जिसके बाद हमें युजुन की दुनिया दिखाई जाती है और वो जैसे ही पहले दिन आता है तो उसको यहाँ पे बुढ़ापा याद आ जाता है, क्योंकि जब वो पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो भी उसे यहाँ पे बुढ़ापा ही मिला था। इसलिए युजुन को पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो युजुन को इस तरीके के सर्वाइवल्स के बारे में पता था कि पहले पानी ढूंढना होता है, जिसके बाद खाना, जिसके बाद कुछ टूल्स बनाने रहते हैं, जिसके बाद एक केव या फिर कोई जगह ढूंढो जहाँ पे तुम स्टे कर सको, यानी कि रुक सको। और मैंने बताया था कि इसका फॉर्चून कुछ ज्यादा ही कमाल का और सबसे फनी एपिसोड भी यही होने वाला है। युजुन जैसे ही अंदर आता है तो उसके सामने से खरगोश जाता है। वो सोच ही रहा था कि ये उसका खाना आ गया, उसे पकड़ना चाहिए। उतने में खरगोश भागते हुए जाता है, पेड़ में अपना सर दे मारता है। वह युजुन उसको ऊपर उठाते हुए कहता है कि मैं आया नहीं कि तुमने अपना बलिदान दे दिया मेरे लिए, मतलब तुम इसका फॉर्चून देख रहे हो कि खुद आके खाना इसकी थाली में गिर रहा है। वह ये कहता है कि बस अब आग जलाना है, मीट पकाना है। और अगले ही पल में इसको आग जलाता हुआ देखते और मस्त मीट पक रहा था। इसको बैठने के लिए लकड़ी भी मिल गई। वह युजुन आगे से कहता है कि थोड़ा सा सॉस मिल जाता तो इसका टेस्ट बढ़िया रह जाता। उतने में हम लोग भालू को देखते हैं जो कि शहद लेने के लिए गया हुआ तो मक्खियों ने इसकी बिल्डिंग सेट कर दी थी। वह पे ये युजुन के बगल से ही निकला था, लेकिन अभी बिजी था, अपनी जान जो बचानी थी। लेकिन जो ये शहद निकाला था छत्ते से वो यहाँ पे युजुन के पास ही छोड़ जाता है। जिस पे युजुन आगे से कहता है कि मैं बस दुआ ही कर रहा था कि सॉस मिल जाए, देखो शहद अपने आप ही आ गया। वह पे जो शहद था वो भी टॉप क्वालिटी का था। जिसके बाद वो खाना वाना सब कुछ इंतजाम हो गया था तो उसे यहाँ पे सिर्फ शेल्टर चाहिए था। और तभी साइड से इसको एक गुफा दिखाई देती है जो जमीन चीर के निकली थी। और जब ये अंदर जाता है तो वो गुफा किसी महल से कम नहीं थी। अंदर पानी था, ऊपर से हवा के लिए पूरी तरीके से ऊपर छत खुली हुई थी और चारों तरफ से घेरा हुआ था। मतलब कि कोई आएगा भी तो सिर्फ सामने से आ सकता है, ऊपर से तो छोड़ी दो, नीचे गिरेगा सीधा ऊपर जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा था युजुन के लक, द गोल्डन फॉर्चून की वजह से। और युजुन को समझ में आ जाता है कि अब समय आ चुका है बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने का। जिसके बाद ये जीना शुरू करता है, या फिर मैं ये बोलूं कि ये जीना नहीं, इंजॉय करना शुरू करता है। दूसरे दिन में हम इसे फिशिंग करता हुआ देखते हैं। वह पे इसे सिर्फ मछली चाहिए थी तो हम लोग देखते हैं कि मछलियां खुद ही बाहर आके इसकी झोली में गिर रही थी कि हमें खाओ हमें। वह पे एक नहीं नदी की जितनी थी वो सभी। जिसके बाद ऑथर हम लोगों को बताता है कि अगले 100 से 85 दिनों के बीच में एनिमल्स खुद ही अपने आप को ऑफर कर रहे थे युजुन के लिए कि हमें खाओ। वह पे युजुन का दिन बढ़िया कट रहे थे। वो तो यहाँ पे खेती वेती भी करने लगा था, जैसे कि कोई बूढ़ा अपनी जिंदगी की रिटायरमेंट लेके यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आया हुआ हो। पीछे हम लोग सुअर को देखते हैं, उसने अपना सर पत्थर में दे मारा था ताकि युजुन उसे खा सके। ये तरबूज उगा रहा था, मूली उगा रहा था। और ऑफ कोर्स इजिल की यहाँ पे चल रही थी। वो आगे से चीखते हुए कहता है कि साला मैंने ये टाइल इतना ज्यादा ब्रूटल बनाया था कि लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन ये तो यहाँ पे एंजॉय कर रहा है जैसे कोई बूढ़ा यहाँ पे अपने रिटायरमेंट लेके अपने खेत में एंजॉय करने के लिए आया हो। वहाँ पे हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और इन सभी की रूह कांपी हुई थी। ये सभी आगे से कहते हैं कि इसने हमें सिखा दिया कि अगर घर ना हो तो फिर मदर नेचर कभी कभी पापा भी बन जाती है जो रूह कांप दे। वह अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा बदला नहीं आया था जो कि यहाँ पे 200 दिनों तक ज्यादा टिका हो। साइड से कियाने बाहर निकलता है तो वो उससे पूछता है कि आप कितना टिक गए। जिसपे कियाने आगे से बताता है कि वहाँ पे 206 दिनों तक जिंदा रहा था। जिसके बाद कई सारे बीस्ट अगर उसके ऊपर ना आते तो फिर वो और भी ज्यादा जीता। और जैसा कि इजिल ने बताया था कि म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ पे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाएंगे और यहाँ पे झुंड के अंदर घूमने लगे, खूंखार हो जाएंगे। कियाने के साथ यही हुआ था क्योंकि वो 200 दिनों से ज्यादा जिंदा था। उसके ऊपर कई सारे म्यूटेटेड बीस्ट ने हमला कर दिया था और उसे लपेट लिया था। और अगर वो ना आते तो फिर ये और भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता। वहाँ पे कियाने उससे पूछता है कि तुमने कहा कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं बचा हूँ, अभी एक और बचा हुआ है। तो वो उसे बताता है कि हम लोगों का मास्टर भी गया हुआ है, वो अभी तक बाहर नहीं आया। जिससे कियाने का जो दुख था वो खुशी के अंदर बदल जाता है क्योंकि उसे पता है कि अंदर की जगह कैसी है। और जब युजुन के पास कल्टीवेशन नहीं रहेगी, डिसाइपल नहीं रहेंगे तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि वो एक काम खुद से नहीं करता। उसे पानी चाहिए हो ना तो वो मौजी से मंगाता है कि पानी ले आओ। वह पे कियाने युजुन को इमेजिन करता है जहाँ पे उसके हालात इतने ज्यादा गंभीर थे कि लोग उसके ऊपर हग रहे थे, पत्थर मांग रहे थे, कहते बुढ़ो जाओ यहाँ से। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो इसकी। लेकिन हम लोग युजुन को देखते हैं और इसने बड़े आराम से यहाँ पे 200 दिन बिता दिए थे चैन की जिंदगी काटते हुए। नारियल पानी पीता था, सब्जी काटता था और मीट तो अपने आप ही थाली में आके गिर जाता था। और क्योंकि यहाँ पे 200 दिन चालू हो चुके थे इसलिए डिफिकल्टी का बढ़ना जरूरी था, इसलिए अब यहाँ पे काले बादल आने लगते हैं। इसको देख के युजुन हैरान की अभी तक तो साला मौसम एकदम साफ था, ये अचानक से यहाँ पे काले बादल क्यों आ गए। और क्योंकि युजुन को आज दोबारा मीट खाना था इसलिए खरगोश अपना बलिदान देने के लिए आया हुआ था। लेकिन क्योंकि अब वो यहाँ पे म्यूटेट हो गया था इसलिए उसका दिमाग नहीं चल रहा था और वो अपना सर पेड़ में ही दीदे मार रहा था। युजुन को समझ में आ जाता है कि ये म्यूटेट हो चुका है, अगर इसकी जगह कोई सुअर होता तब तक वो पेड़ ही तोड़ चुका होता। उतने में ही यहाँ पे वाइल्ड टाइगर आ जाता है जो कि म्यूटेट हो गया था। वो युजुन को घंटा नहीं लग रहा, वो आगे से कह रहा है कि ये तो बड़ा सुंदर टाइगर है यार। इतने दिनों के बाद जाके उसकी मुलाकात किसी ऐसे बिस्ट से हुई जो सच में यहाँ पे डरावना हो। वो टाइगर युजुन के ऊपर छलांग मार देता है तो युजुन आगे से कहता है कि चलो अब समय आ चुका है लकड़ी वाली तलवार यूज करने का जिसको मैंने बनाया था। वहीं पे वो ये भी सोच रहा था कि उसके पास तो गोल्डन फॉर्चून है जो कि उसे बचा रहा है, क्या उसे सच में यहाँ पे टाइगर से डरना भी चाहिए,
क्योंकि उतने में ही पीछे से एक म्यूटेटेड भालू आता है जो कि टाइगर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यूजन को कुछ करने का मौका नहीं मिलता और वो आंखें खोल के नहीं देख रहा है ये साले आपस में ही लड़े जा रहे हैं। वह भी यूजन आगे से जूस निकालता और पीते हुए कहता है कि वाह, ऐसा लग रहा है कि सीधा 3D पिक्चर देख रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है, एकदम प्रैक्टिकल इफेक्ट मिल रहे हैं, थूक मेरे मुंह पे आके गिरा है इनका। और क्योंकि यूजन के पास यहाँ पे गोल्डन फॉर्चून था, इसीलिए वो दोनों बीस्ट आपस में ही लड़के मर जाते हैं, लेकिन यूजन को खरोच नहीं आती। वहीं पे हम लोग ईजल को देखते हैं और इसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो आगे से कहता है कि इसके पास इतना फॉर्चून आ कहां से रहा है भैया। वो दोनों बीस्ट आपस में लड़े, एकदम लड़े और मर गए और इसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये बैठ के आराम से जूस पी रहा है। लेकिन ईजल ने इसकी भी तैयारी यहाँ पे कर रखी थी, उसने यहाँ पे पूरी की पूरी टाइड ही भेज दी थी, यानी कि पूरी टाइड आ रही थी। ईजल कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिफिकल्टी इतनी बड़ी हुई तो फिर टाइड का आना यहाँ पे जरूरी है। वहीं पे ईजल अब सोच रहा था कि अब येजुन क्या करेगा, अब तो उसके पास कोई लक ही नहीं है जो उसे बचा सके। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं जो बड़े आराम से लेटा हुआ था और सो रहा था। उतने में उसे यहाँ पे धमाकों की आवाजें आने लगती है, क्योंकि पूरी की पूरी टाइड उसके दरवाजे पे जो आ रही थी। तो इसको देख के तो येजुन भी हैरान था कि पूरा का पूरा खानदान ही उसके दरवाजे पे चला आया क्या, वो भी सामूहिक दल में। वहीं पे ईजल मन के अंदर सोचता है कि अब दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वहीं पे ईजल को यही लग रहा था कि येजुन की अब यहाँ पे पूरी तरीके से खातिरदारी की जाएगी, उसके आगे दागे चीर फाड़ दिए जाएंगे। उतने में पीछे से कोई येजुन को ग्रैंडपा कह के बुलाता है, दादाजी। इस पे येजुन हैरान था कि साला बच्चे यहाँ पे कैसे आए और ऊपर से दादाजी कैसे, साला मैं तो अभी तक बाप भी नहीं बना, शादी तक नहीं हुई मेरी। लेकिन ये बच्चों वाली आवाज किसी और चीज से नहीं, उस पेड़ से आ रही थी जो कि येजुन ने लगाया था, और उसके ऊपर जो फल थे वो यहाँ पे येजुन को बुला रहे थे, जिसको यहाँ पे लेजेंडरी हुलुआ बोला गया है। वहाँ पे वो सभी बच्चे येजुन से कह रहे थे कि ग्रैंडपा चिंता ना करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इस पे तो येजुन भी हैरान था। वो आगे से कहता है कि ये जगह तो साला सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, मैंने यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाया था ताकि सेहत के लिए अच्छा रहे, ताजी हवा मिले, खाने के लिए फल वल हो, लेकिन ये तो पूरी तरीके से क्रिटिकल मोमेंट के अंदर सरप्राइज में बदल गया। उतने में ही एक बीस्ट येजुन को भरने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो बड़ी वाली लोग तेजी के साथ एकदम रॉकेट की तरीके आगे बढ़ती है और उस बीस्ट के ऊपर यहाँ पे धड़ाम से अपना पैर दे मारती है ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद में। वो भी पीछे से येजुन उसे थम्स अप देते हुए कहता है कि बड़ी लोकी तुमने बहुत ही अच्छा किया। हाँ, इसको इसी नाम से वो बुला रहा है, बड़ी लोकी। वो पे लोग ईजल को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहता है ये तो मैंने सिस्टम में भी नहीं डाला था, ये हुआ तो हुआ कैसे, इनके पास स्पिरिट कैसे आ गई इन लोकी के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी ज्यादा म्यूटेटेड बीस्ट येजुन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो बड़ी लोकी अपने साइज को भी यहाँ पे और ज्यादा बड़ा कर लेता है उन्हें रोकने के लिए। वहीं पे उसके साइज बड़ा होने की वजह से उसकी ताकत भी बढ़ गई थी, तो वो और भी ज्यादा बीस्ट को रोक के ले रहा था, जिसको देख के ईजल चिल्ला रहा था कि ये बड़ा कैसे हो रहा था, इसकी तो मैंने कोडिंग भी नहीं की, ऐसी कोई चीज साला मेरे ट्रायल स्पेस के अंदर ही नहीं थी। उतने में हम लोग एक म्यूटेटेड वुल्फ को देखते हैं जो कि साइड से येजुन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो एक दूसरी लोकी आ जाती है जो कि उसके मुंह के अंदर अपना हाथ दे मारती है, ये कहते हुए कि हिम्मत कैसे हुई दादाजी के ऊपर स्नेक अटैक करने की। वहीं पे जब वो अपने दांत को बाहर खींचता है तो इसकी त्वचा इतनी ज्यादा मजबूत थी कि बेचारे के वुल्फ के दांत ही टूट जाते हैं। इसके बाद वो खींचता तो अपने मुंह के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन निकालता आग है, जिसके चलते वो यहाँ पे बीस्ट को जला के ही मार देता है। यहाँ पे एक दूसरी लौकी भी थी जो कि यहाँ पे मुंह से पानी निकाल रही थी, बलवास और हो क्या भी। वहीं पे एक पांचवी लौकी भी थी जो कि आगे से यहाँ पे अपने एक गार्ड को बाहर निकालते हैं, यानी कि लौकी टाइप में, और उसके अंदर यहाँ पे उन सभी बीस्ट को भरने लगती है। पीछे से ये जो सब कुछ देख रहा था वो आगे से कहता है कि वाह, यहाँ पे टोटल 8 इमॉर्टल्स है जिनकी पावर इतनी ज्यादा हाई है। वो भी आगे से एक्सेप्ट कर लेता है कि ये लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो यहाँ पे इनविंसिबल भी नहीं है। वहीं पे इजील आगे से कहता है कि मैं भाई लिख के देता हूँ, ये जगह इसकी है, मेरी है ही नहीं, मैं चला भाई, तुम लोग देखो अपना। खैर इसके बाद वो पांचों लोग की आगे बढ़ती है और ये जिनको बताती है कि उन्होंने चेक किया है आसपास यहाँ पे कोई भी बीस्ट नहीं है। वहीं पे जिन लोगों को नंबर दे के लोकी बुला रहा था, जिसने बताया कि यहाँ पे कोई भी बीस्ट नहीं है, वहीं पे नंबर 2 की लोकी थी, वो उसे कहता है नंबर 2 की लोकी बहुत ज्यादा अच्छी, तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पे रिलैक्स कर सकता हूँ। वहीं पे ये को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं थी कि वो मरेगा कैसे, उसको इस चीज से प्रॉब्लम थी कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। अब उसको यहाँ पे सिर्फ अपनी ओल्ड एज से मरना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 लोग उसे यहाँ पे मरने तो देंगी नहीं। जिससे के बाद 300 दिन बड़े आराम के साथ यहाँ पे बीत जाते हैं। ये जो तो पीछे बैठ के बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, बाकी उसके जो यहाँ पे 5 लौकियां थी वो यहाँ पे उसे गार्ड कर रही थी। समय के साथ साथ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और ये जो अपना जिंदगी एंजॉय करने लगता है। वहीं पे उसके 5 बेटे अब यहाँ पे घर वर, मकान वकान, खाना वाना, उन सभी चीजों का ख्याल रखते थे और धीरे धीरे करके उसकी लाइफ और भी ज्यादा कंफर्टेबल होती जा रही थी। इसी तरीके से येजुन को यहाँ पे 1001 दिन बीत जाते हैं। वहीं पे येजुन को लगने लगा था कि यहाँ पे कुल्लू रियलम के अंदर जो वो फाइट करया करता था, लोगों को मारा पीटा करता था, उससे ज्यादा बढ़िया जगह ये है, यहाँ पे भी मजा आ रहा है, आराम से बैठना, बच्चों को खेलते हुए देखना और आराम से एंजॉय करना। वहीं पे हम लोग बाहर देखते हैं और येजुन को काफी ज्यादा देर हो गई थी, तो सभी लोगों को लग रहा था कि येजुन को निपट तो नहीं गया अंदर ही, लाश ही बाहर ना मिले उसकी। वहीं पे उसी को यही लग रहा था कि येजुन अंदर भी शायद से कल्टीवेट कर रहा होगा, इसलिए उसको इतनी देर लग रही है। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो मर गया होगा मैं मान लूंगा, लेकिन वो कल्टीवेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए वुजी यहाँ पे ईजल से कहता है कहीं उसका ट्रायल यहाँ पे टूट वूट तो नहीं, कोडिंग वोडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मास्टर को बाहर निकालो। जिसपे ईजल या फिर उसका चेला आगे से कहता है कि
कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसको ये पूरा ये ट्रायल यहाँ पे सॉवरेन लॉर्ड ने बनाया है, चुपचाप इंतजार करो, नहीं भाग जाओ यहाँ से। जिसपे कियाने हैरान होता है कि ये जो अभी तक मरा नहीं, कितना जिएगा भाई, कितने दिन वहाँ पे सर्वाइव कर लिया ये। वहीं पे हम लोग ईजल को देखते हैं जो कि येजुन की तारीफ कर रहा था, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि उसकी मुलाकात यहाँ पे येजुन जैसे किसी मॉन्स्टर से हुई है, क्योंकि येजुन एक पहला बंदा है जो कि यहाँ पे इस ट्रायल के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे ओल्ड एज से मरा है। यानी कि येजुन को अगर यहाँ पे उम्र से ना मारा जाता तो वो बंदा पता नहीं कितने सालों तक अंदर ही जिंदा रहता। खैर इसके बाद येजुन की आखिरी घड़ी आ जाती है, उसके जितने भी बेटे थे वो सभी यहाँ पे आ गए थे उसकी चिंता में, और वो सभी कह रहे थे कि हमें छोड़ के ना जाओ। वहीं पे येजुन लोगों से कह रहा था कि तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, मैं तुम सभी लोगों को मिस करूंगा जब यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं पे येजुन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिन जी लिया था, कुछ ज्यादा ही दिन, 1000 से भी ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ पे ओल्ड एज से मरा था। वहीं पे येजिल उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था, वो आगे से यही कह रहा था कहीं यही वो तो बंदा नहीं जो यहाँ पे कुलेन की किस्मत को बदलेगा, जिसका लक यहाँ पे हेवन तक को हरा सकता है। वहीं पे येजिल को बस अब ये चेक करना था कि येजुन यहाँ पे 2 ट्रायल को तो इजिली अकेले जीत गया, लेकिन जो तीसरा ट्रायल होने वाला है उसके अंदर सभी पार्टिसिपेंट एक साथ हिस्सा करेंगे। इसलिए अब ईजल को ये चेक करना है कि येजुन यहाँ पे सच में सभी लोगों को अकेले हैंडल कर पाएगा या नहीं, उसका लक क्या सच में इतना ज्यादा बढ़िया है या नहीं। खैर इसके बाद येजुन बड़े आराम से अपने पोर्टल से बाहर निकलता है, तो वो सभी लोग उसको देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि ये सही सलामत हालातों में निकला था, इसकी हड्डी पसली नहीं टूटी थी। और वो सभी ये भी देख रहे थे कि येजुन तो एकदम काम होके निकला है भाई, जैसे कि वहाँ पे जी के आया हो। इसीलिए वो सभी येजुन से पूछने लगते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अंदर। वो भी उससे पूछता है कि भैया कितने दिन सर्वाइव कर लिए तुमने, तुम तो सबसे आखिर में निकले हो। जिसपे ये जो लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे ओल्ड एज से मरा था, जिसपे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बुढ़ा बुढ़ापे से मरा था, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पे आंखें बाहर आ गई थी, कोई बुढ़ा वहाँ पे जी ही नहीं सकता। वहीं पे कियाने को तो सांप सूंघ जाता है, वो तो मानने से इंकार कर देता है कि मैं नहीं मान रहा। वहीं पे वो है आगे बढ़ता और यकीन इसको भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये उससे पूछता है कि आप इतना लंबा जी कैसे लिए, आपने कौन सी ट्रिक और टिप्स का इस्तेमाल किया, वहाँ पे बताएंगे। जिसपे ये जन उसको अपनी आप बीती बताता है कि उसको यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना रहता है, अंदर जाते हैं उसको यहाँ पे बस रिलैक्स करना है, थोड़े से पेड़ पौधे लगाने हैं, जिसके बाद उसको यहाँ पे कुछ मैजिकल लौकियां मिल जाएंगी, जिसके बाद वो पूरे माउंटेन को डोमिनेट कर पाएगा और बड़े आराम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, एकदम रिटायरमेंट की तरीके। और फिर सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये इतना सिंपल है क्या, जिसपे ये जो आगे से कहता है कि ऑफ कोर्स ये इतना ही सिंपल है। और फिर पीछे से सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कोई काम कैसे रह सकता है, पेड़ पौधे उगाना छोड़ ही दो। और फिर कियाने मन के अंदर सोचता है कि देखो कैसे बेशर्मी के साथ एक्टिंग कर रहा है, अगर कुछ नहीं बताना है तो ना बताओ, इस तरीके की फालतू की एक्टिंग तो ना करो। लेकिन वोहेन का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता था, उसको लगता है कि ये एक सेकंड पाथ है इस सेकंड स्टेज को पार करने के लिए, जिसका कोर यहाँ पे सर्वाइवल नहीं बल्कि यहाँ पे इस तरीके से रहना है कि तुम कैसे अनप्रिपेयर्ड जाते हो, काम रहते हो और खतरनाक सिचुएशन को भी कामली हैंडल करते हो। जिसके बाद वो घुटने टेक के कहता है कि इलाइटन करने के लिए शुक्रिया, हम सभी लोग गलत रास्ते पे चल रहे थे। ऊपर से ईजल भी आगे से कहता है कि ये सब बेवकूफ हैं और ये उनका राजा जो कि इनको बेवकूफ भी बनाए दे रहा है। खैर उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देना था तो वो एजेंट को रिवॉर्ड दे देता है। वुजी को यही लग रहा था कि उसका मास्टर यहाँ पे इमोर्टल बनने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए उसको यहाँ पे खटाखट ब्लेसिंग्स मिलती ही जा रही हैं। वहीं पे कियाने को ये ब्लेसिंग खुद के लिए चाहिए थी तो वो बस तरसे जा रहा था। वहीं पे येजुन का रिएक्शन एकदम साफ था कि उसके लिए ये सब कुछ यूजलेस है, उसके पास जो चीट एबिलिटी है जिसके साथ में वो यहाँ पे ताकतवर का सामना करेगा तो उससे ज्यादा ताकतवर होगा, तो उसके लिए सभी टैलेंट यूजलेस लग रहे थे। वहीं पे सभी लोग पीछे से कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मालिक को यहाँ पे ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। ऊपर से ईजिल भी चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा, मैंने ये सारे ब्लेसिंग इतनी ज्यादा खतरनाक बनाए कि इसे इमॉर्टल को भी हिला दे, लेकिन इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे कचड़े हैं। खैर इसके बाद वो ज्यादा फोकस नहीं करता है और सीधा यहाँ पे फाइनल स्टेज को शुरू करता है। वहीं पे ईजल को ऐसा लग रहा था कि उसने ये जो ट्रायल डिजाइन किया है वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव ट्रायल है पूरे की पूरे हेवन और मेरिडियन रियलम्स के अंदर, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्रिएटिविटी के मामले में। और जैसा कि यहाँ पे ईजल ने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 100 ही लोग आगे जा पाएंगे, इसीलिए जो 100 लोग सर्वाइव करे थे उन्हें छोड़ के बाकी जितने भी थे उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाता है और धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद उन लोगों को सेकंड ट्रायल के लिए थर्ड ट्रायल के लिए आगे भेज दिया जाता है कि अंदर जाओ, ट्रायल के लिए इंतजार करो। फिर सॉप ने मन के अंदर यही सोच रहा था कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर येजुन ने यहाँ पे 2-2 ब्लेसिंग ले ली हैं, अगर वो इस स्टेज को जी जाता है तो वही यहाँ पे इस आइलैंड का नया मालिक बनेगा, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे मसल देगा। और तुम मुझे इस आइलैंड और इसके ट्रायल का तुम प्लॉट बताना, ठीक है। ये लोग जैसे उस प्रोजेक्शन स्पेस के अंदर आते हैं तो इनसे बता दिया जाता है कि अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करो, यानी कि आंखें नीली पीली करनी है तो कर लो, हाइट कम ज्यादा करनी है तो
पढ़ लो, मोटा बनना है या चिकना ये भी तुम डिसाइड कर लो ट्रायल शुरू होने से पहले। जिसके बाद इन लोगों को ट्रायल के बारे में बताया जाता है कि इन लोगों को आसमान से एक आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया जाएगा और ये लोग किस आइलैंड के ऊपर जाना चाहते हैं ये इनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक आइलैंड के ऊपर फॉर्चून और खतरनाक चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि पिल्स हो गई, इक्विपमेंट हो गया, एलेक्सियर हो गया, तलिस्मा हो गया, टेक्निक्स हो गई, और ये पूरे आइलैंड के ऊपर पड़ी हुई हैं। और ये सभी टेक्निक्स इनको यहाँ पे शिकार करने से मिलेंगी, यानी कि ढूंढना पड़ेगा, कुछ को मारना पड़ेगा जो यहाँ पे म्यूटेड बीस्ट रहेंगे। स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड पड़े हुए हैं जहाँ पे ये लोग लैंड करेंगे। अब ये लोग किसी भी आइलैंड के ऊपर लैंड करें, लेकिन यहाँ पे पबजी तरीके एक जोन होगा जो कि थोड़ा थोड़ा करके श्रिंक होता रहेगा, जिससे ये लोग बीच वाले आइलैंड के पास में आते रहेंगे। और ऑफ कोर्स पबजी के तरीके ये एक दूसरे को भी मार सकते हैं ताकि यहाँ पे काउंट कम हो, जिसके बाद जो यहाँ पे आखिरी बंदा बचेगा उसको यहाँ पे चिकन डिनर मिलेगा और साथ ही में ये आइलैंड फ्री में। वहाँ पे सभी लोग बता रहे थे कि ये कैसा आइलैंड है और कैसा ट्रायल है। उन लोगों ने आज तक ऐसा ट्रायल कभी भी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि सभी इमोर्टल ट्रायल के जरिए मजे लेना चाहते हैं। वहीं पे यूजुन आगे से कहता है, सीरियसली तुम चाहते हो कि मैं बैटल रॉयल खेलूं? तुमने मैं पहले लूडो खुलाया सर्वाइव कराने के लिए, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक सर्वाइवल सिमुलेटर के अंदर भेज दिया और अब बैटल रॉयल खिला रहे हो। जानने से तो यही लगता है कि तुम ही साले असली यहाँ पे ट्रांसमिग्रेटर हो मेरी तरीके। वहीं पे लोग वूजी को देखते हैं और ये भी हमारी तरीके चंचल दिल आदमी था। ये सोचता है अगर मौका दिया जा रहा है तो फिर लड़की बन के क्यों ना देखा जाए, और वैसे भी उन लोगों को अपनी आइडेंटिटीज यहाँ पे सीक्रेट रखनी है, तो मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। और ये वही करता है जो उसने बोला। मीनवाइल हम लोग येजुन को देखते हैं और उसने यहाँ पे कुछ खतरनाक तरीके का कैरेक्टर चूज किया था, क्योंकि अगर वो एक इनविंसिबल बनना चाहता है तो फिर उसे यहाँ पे इनविंसिबल दिखना भी तो पड़ेगा। और ये लोग समझ गए होंगे कि ये किससे आ रहा है। अच्छा हुआ भाई ने सीजन 3 नहीं देखा, ने की खून की उल्टी मार देता ये। बाय द वे मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता चल गया जिस हिसाब से इन लोगों ने हर एक एपिसोड के कपड़े उतारे हैं ना, समझ गया कि देखने का फायदा नहीं है अभी। खैर इन लोगों को प्लेन की जगह तो नहीं, लेकिन उड़ने वाली शिप के ऊपर टेलीपोर्ट मार दिया जाता है और यहीं से ये लोग कूदेंगे और यहीं पे ये लोग एक दूसरे को देख पाएंगे कि ये लोगों ने कौन कौन से कपड़ों को कस्टमाइज किया है। वहीं पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसने अलादीन का कपड़ा लिया हुआ था। साले अलादीन की बूझी चिराग अलादीन की बेइज्जती करता है। वहीं पे वो यहाँ पे वूजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी के पास यूनिक टेस्ट है। हम लोग वूजी को देखते हैं, ये समझ तो गया था कि इसे लड़की बनना है, लेकिन ये भूल गया था कि लड़कियां कोमल और नाजुक होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, सीरियस ना लेना। लेकिन ये भूल गया था कि जेंडर के साथ में मसल और बॉडी को भी चेंज करना रहता है, इसलिए सभी लोग घबराए हुए थे कि ये कौन थी। बाय द वे इसने यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया है स्ट्रीट फाइटर के किसी चाइनीज प्लेबल कैरेक्टर का। नाम मैं नहीं जानता, उसको खेला नहीं ना मैंने अभी तक। तभी पीछे से कोई यहाँ पे वूजी की असलियत पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सरनेम में ली है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसे भी फेटिश होगी। जिसपे वूजी पीछे मुड़ के कहता है कि उसको ऐसे ना देखो, ये सब बातें ना करो। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो ये हमारा कियानी था, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे लड़का बना था, अपनी मुराद जो पूरी कर रहा था। ये वहाँ पे कियानी अपना नाम नहीं बता रहा था, लेकिन यहाँ पे वूजी उसे पहचान लेता है उसके एटीट्यूड और उसके बोलने के तरीके से, क्योंकि इसने लाली कपड़ा पहना था और चेहरा इसने जरा सा भी नहीं बदला था। वहाँ पे कियानी उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम इस तरीके की परवर्टेड हॉबी लेके घूमते हो, अगर सभी लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया ना, तुम्हारे दामन के ऊपर दाग लग जाएगा और वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। जिसपे वूजी आगे से कहता है कि सरनेम के ऊपर ली लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो। अगर वो मना कर देगा तो फिर उसके जो यहाँ पे सबूत है वो पूरी तरीके से बेकार चले जाएंगे। उतने में ही लोगों को यहाँ पे एकदम चमचमाती हुई रोशनी आंखों में घुस रही थी। दरवाजा खोलो कहते हुए वो सभी लोग अपनी आंखें यहाँ पे छुपा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक टकलू खड़ा था जिसको देखने से इन लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके टकलू के ऊपर वो लोग टफली मार दें। और ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं, हमारा ये जो नहीं था। वहीं पे उसके डिसाइपल्स को भी गुस्सा आ रहा था कि ये टकला कौन है, इसके ऊपर तो मारने का मन कर रहा है, इसका और ही साला इरिटेटिंग है। खैर इसके बाद यहाँ पे इन लोगों की मंजिल आ जाती है और लोगों को छलांग लगा के अपने आइलैंड को चूज करना था और ऐसे ही फाइनल राउंड शुरू होता है। जब सभी लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें कहाँ पे कूदना चाहिए, उतने में यहाँ पे इन लोगों को बताया जाता है कि रियल वर्ल्ड के उनकी कल्टीवेशन, उनकी टेक्निक्स यहाँ पे काम नहीं आने वाली, वो पूरी तरीके से यूजलेस है, यानी कि ये पूरी तरीके से नॉर्मल स्टेट में ही नीचे उतरेंगे और इन लोगों को जो यहाँ पे आइलैंड के ऊपर से टेक्निक, आर्टिफैक्ट और आर्मर वार्मर मिलेगा ये उसी का ही यूज कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोगों को गुड लक बोलता है और यहाँ से निकल लेता है। वहाँ पे वूजी यहाँ पे कियानी को साफ बता देता है कि वो ब्लेड वैली के अंदर कूदने वाला है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे कूदोगे। तो कियानी आगे से कहता है बेवकूफ थोड़ी ना हो तुम्हारी तरीके कि तुम्हें बता दूं कहाँ पे कूदने वाला हूँ। वहाँ पे वूजी उससे कहता है ऐसा लगता है कि आप मुझसे डर रहे हैं कि मैं पहले ही आपकी फील्डिंग सेट कर दूं। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स के साथ में ना तुम सर्वाइव ही कर जाओ, वही बड़ी बात है। इतना कहने के बाद वो सभी लोग यहाँ पे छलांग लगा देते हैं अपने अपने आइलैंड के तौर पे। वहाँ पे कियानी को यही लग रहा था कि वो अकेले यहाँ पे पूरे आइलैंड को डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसका जितना बुद्धिमान, तेज और दौड़ने वाला इंसान ही पैदा नहीं हुआ। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं और इसको यहाँ पे चढ़ चुका था इनविंसिबल वाला शौक। ये आगे से कहता है कि मैं कहीं पे भी कूद जाऊं, शुरुआत तो मेरी वहीं से ही होगी और क्योंकि मैं इनविंसिबल हूं तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं। जिसके बाद वो बाहें फैला के एकदम स्टाइलिश वे में छलांग लगा देता है नीचे। जिसके बाद हम लोग मून लेक पे आ जाते हैं, जो कि आइलैंड में से किसी एक जगह के नाम थी। वहीं पे येजुन के सामने एक लेक पड़े हुए थे जिसके ऊपर चमकते हुए ऑर्ब पड़े हुए थे। ये बेसिकली टेक्निक और कुछ इक्विपमेंट थे और साथ में यहाँ पे टेक्निक को भी ग्रेड दिया गया है, जैसे कि हेवन अर्थ मिस्टिक येलो। वहीं पे
एजेंट सोच ही रहा था कि उसे कौन सा ऑर्ब उठाना चाहिए और उसे कौन सी ग्रेड की टेक्निक मिलेगी। उतने में यहाँ पे बाकी प्लेयर्स आते हैं जो कि यहाँ पे जैसे हम लोग गन के पीछे दौड़ जाते हैं ना गेम के अंदर, वैसे ही ये लोग यहाँ पे ऑर्ब के पीछे दौड़ रहे थे, ये वाला मेरा हटो तुम लोग। वहीं पे यूजन आगे से देखते हुए कहता है वाओ ये तो मुझसे पहले ही लड़े जा रहे हैं। और नो डाउट भाई उसका रिएक्शन एकदम पूरी तरीके से वायलेंट है। अगर बैटल रॉयल गेम के अंदर तुम्हारे पास इनफिनाइट हेल्थ हो, तुम क्या गन के पीछे भागोगे, मुक्कों से मारोगे ना सामने वाले को। उतने में एक बंदे के हाथ में यहाँ पे येलो ग्रेड की टेक्निक मिल जाती है, तो वो उसको अपने साथ जोड़ लेता है और इन्हीं में से एक प्लेयर के ऊपर घूसा मारता है, तो वो बंदा एक झटके में ही पेटी बन जाता है। वहीं पे वो इस टेक्निक के बारे में बता रहा था जो कि यहाँ पे नॉर्मल अर्थ ग्रेड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे कि उसे इमॉर्टल की लेगेसी मिल गई हो। वहीं पे बाकी प्लेयर्स जैसे ये देखते हैं कि उसके हाथों में यहाँ पे टेक्निक आ गई है, तो वो तुरंत यहाँ से भागते हैं, वो भी फुल फुर्सत में। वहाँ पे वो बंदा अपनी पेटी खोलता है, तो उसके अंदर से उसे यहाँ पे कुछ टेक्निक्स और फ्रेगमेंट और मिलते हैं और कुछ इक्विपमेंट भी। पीछे से ये जो उससे कह रहा था कि देखो तो ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे पेटी बनना शुरू हो गए, कितना ज्यादा पैथेटिक है, क्योंकि वो यहाँ पे प्रो है चिकन डिनर के मामले में, इसलिए अब वो यहाँ पे इस बंदे को हराएगा और उसके जितने भी गियर है वो उन सभी को लूट लेगा। जिसके बाद हम लोग कियाने को देखते हैं जो कि मिस्ट्री जंगल के अंदर था और उसने यह जगह जानबूझ के चूज की थी क्योंकि ये तेज है। तभी कियाने की नजर कुछ चमकती हुई चीज के ऊपर पड़ती है, तो वो उसके पास जाता है, तो वो एक पेटी थी, इंसानी पेटी। जब उसको चेक करता है तो फिर उसके पास से उसे यहाँ पे 3 फायर ड्रैगन तलिस्मा मिलते हैं, जिनके एनर्जी से पता चल रहा था कि ये पावरफुल अटैक तलिस्मा है। साथ ही में एक रेडी टू यूज टेक्निक मिलती है जो कि एस्केप टेक्निक थी। हालांकि बाकी टेक्निक्स को यहाँ पे 2-3 फ्रेगमेंट इकट्ठा करके सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, लेकिन ये वाली रेडी टू यूज थी। और साथ ही में एक ब्लू ग्रेड का इक्विपमेंट भी था जिसको यहाँ पे तुरंत ही इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कि कियाने का लग इतनी समय छप्पर फाड़ है और उसको लग रहा था कि वो इस ट्रायल का विनर बनेगा अंटिल एंड अनलेस किसी के पास ये जो जितना लग ना हो। फिर इसके बाद हम लोग उस प्लेयर को देखते हैं जो कि यहाँ पे येजुन की तरफ देख रहा था। वो मन के अंदर सोचता है कि ये टकला यहाँ पे दोबारा आ गया, साला पहले को तो मैं इसे मारना ही चाहता था, लेकिन अब तो सामने ही आ गया, तो इसे कूट दूंगा धरके में। जिसके बाद वो उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम खुद इस जगह पे आ गए, जल्दी से मुझे अपनी चीजें दो। लेकिन उतने में येजुन उसकी तरफ पलट के देखता है तो बंदा चमक रहा था, टकले से लेके पैर तक वो चमक रहा था और उसके पास यहाँ पे रेयर आर्मर था पर्पल ग्रेड का और साथ ही में वेपन भी। वो कैरेक्टर तो माफी ही मांग लेता है ये कहते हुए कि इतना ज्यादा लग इसके पास कैसे है। जिसके बाद वो हाथों को मलते हुए करता है, मालिक गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब मुझे जैसा काइंड आदमी यहाँ पे कुछ कैसे ही करेगा, मेरे को जाने दो। जिसपे येजुन उससे कहता है कि तुम तो बड़े यार सीधे साधे आदमी हो, जाओ। जिसपे वो बंदा पीछे मुड़ के कहता है बाय बाय इनविंसिबल ब्रो, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। उतने में येजुन पीछे से उसके ऊपर हमला बोल देता है, ये कहते हुए कि साले तूने मेरे भी सामने किसी की पेटी चुराई, तुझे क्या लगता है कि तेरी पेटी बना के मैं तुझे नहीं चुराऊंगा, और वैसे भी तुझे ऐसा काइंड आदमी यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाएगा, इसलिए तुझे पहले ही निपट जाना चाहिए। वो बंदा आगे से अपने आर्मर का इस्तेमाल करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लकड़ी की और फिर पत्थर की चीजें उसके सामने आ जाती है और वो यहाँ पे येजुन से कह रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, बस मेरे को जाने दो। लेकिन येजुन बस एक ही स्लैश में उसकी यहाँ पे पेटी बना देता है और पेटी का रिएक्शन अलग अलग था। और फिर येजुन उससे कहता है शुक्रिया कि तुमने इस पूरी रीजन को यहाँ पे मेरे लिए क्लियर कर दिया, अब मुझे किसी दूसरे रीजन में जाना चाहिए, और हाँ लूट के लिए भी शुक्रिया। ऊपर से हम लोग ईजल को देखते हैं जो कि येजुन से कह रहा था कि किस्मत तुम्हारी चंगी है बेटा, इसलिए तुम्हें पर्पल क्वालिटी का रेयर आर्मर मिल गया, लेकिन इसके साथ तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं जो बड़े आराम से चलते हुए जा रहा था और बाकी प्लेयर्स यहाँ पे छुपे हुए थे। वो सभी आगे से कह रहे थे कि इसे किस तरीके का वरदान मिला हुआ है भाई, इतनी जल्दी इसे यहाँ पर्पल क्वालिटी का आर्मर कैसे मिल गया। उन्हीं के साथ एक लड़की भी थी और इसके बगल में खड़ा हुआ लड़का आगे से बता रहा था कि इसका नाम यहाँ पे इनविंसिबल एंड लोनली है। सुनने में ही गुस्सा मारने का मन करता है। नीचे आके मैं इसको गुस्सा मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले इसे यहाँ पे गियर मिल गए तो भाई की फट गई। और फिर वो लड़की आगे से आइडिया देती है कि अगर वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुली उसे खत्म कर दे तो फिर उसके रिसोर्स को आपस में बांट सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। बट सवाल तो वही है ना कि वो लोग करेंगे कैसे। एक तो उसे यहाँ पे पर्पल गियर के गियर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, वो लोग यहाँ पे कुछ भी उसका उखाड़ नहीं सकते। लेकिन इन्हीं के बगल में खड़ा हुआ दूसरा लड़का आगे से कहता है कि अभी भी इन लोगों के पास एक चांस है अगर वो लोग ये करे। जिसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो बड़े आराम से घूम रहा था। उतने में ही वो लड़की यहाँ पे येजुन के ऊपर डोरे डालने के लिए आती है, ये कहते हुए कि सुनो भाई, ब्रो बोला ना, यू नो दैट इनके में चलता है ऐसे, एज फॉर रिस्पेक्ट। जिसपे येजुन पीछे घूमता और उससे कहता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ महबूबा। जिसपे वो लड़की आगे बढ़ती है और येजुन से कहती है कि वो उसके साथ एक प्यारी सी डील करना चाहती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दयालु जो है। भाई तो ये चीज उसके ऊपर काम नहीं आने वाली है। बंदे ने कौन सा रूप लिया हुआ पता है तुम लोगों को? बंदे ने फुबुकी को मना कर दिया तो तुम किस खेत की मूली हो। वो लड़की अपना क्लीवेज दिखा रही थी और यहाँ पे येजुन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। येजुन आगे से कहता है कि कौन सा यहाँ पे डील की बात हो रही है, ये दिखा रही है एडिटर, तुम ना दिखाना इन लोगों को क्लीवेज। खैर वो लड़की येजुन को बताती है कि ये डील कुछ ज्यादा ही इम्प्रॉपर है। वो लड़की येजुन को सेड्यूस करते हुए कहती है कि भले ही ये लोग यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं, लेकिन का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो रियल रहेगा, इसलिए वो येजुन के साथ कुछ ट्रेड करना चाहती है, बहुत ज्यादा यूजफुल, कुछ ऐसा जिसको यहाँ पे येजुन कभी भूल नहीं पाएगा। जिसपे येजुन भी आगे से शर्माते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया ऑफर नहीं है। वो लड़की येजुन से कहती है कि ऐसी चीजें यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट और ओकेजन मांगती हैं। वो मन के अंदर सोचती है
कि ये सच में इनविंसिबल और लोनली है। देखने से तो ऐसा लगता है इसने आज तक कभी लड़की को देखा ही नहीं, इसने तो तुरंत ही चारा पकड़ लिया। इसके बाद वो येजुन से कह रही थी कि हम लोग शुरू करें। उतने में येजुन की झोली से एक पावरफुल चीज नीचे आके गिरती है जो कि किसी टेक्निक की तरीके थी, और येजुन उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम पुशअप्स करो। जिसपे तो वो लड़की भी हैरान थी कि साला मैं तो अपने कपड़े उतारने वाली थी, लेकिन इसको ये कौन सी फेटिश है भाई, कौन किसी को एक्सरसाइज करते हुए देखना चाहता है। जिसकी बाद जो इसी तरीके से और भी ज्यादा ऑर्ब को निकालते हुए उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हें पुशअप्स करते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे और भी ऑर्ब को निकालते हुए कहता है अगर एक नहीं है सभी ले लो, बस पुशअप्स करते हुए देखो। वो लड़की आगे से बताती है कि उसे कुछ ने गलत समझ लिया है, उसका मतलब था कि ये जो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकता है। जिसपे ये जो आगे से कहता है अब मैं समझ गया। जिसपे वो लड़की भी उसकी काम होने वाला है। उतने में ये जो आगे से कहता है कि तुम कुछ सिटअप्स भी करके दिखाओ। बेसिकली ये एब्स बनाने के लिए एक्सरसाइज रहती है। जिसपे उस लड़की का माथा घूम जाता है। वो आगे से कहती है कि ये तुम जानबूझ के करो, बालों में आलपिन देखो, टकले में घुसा दूंगी तुम्हारे और चारा बना दूंगी मछलियों के लिए, चुपचाप सीधा सीधे बात पे आओ। उतने में उस लड़की की नजर ये जिनकी रिवॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जो कि यहाँ पे टॉप टावर के परफॉर्म्ड फ्रेगमेंट थे, जिसको वो यूं ही फेंक दे रहा था कि लो ये करो ये दूंगा। वो पिगेजन अब उससे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, करना है या नहीं करना है। जिसपे वो लड़की यहाँ पे अब फ्रेगमेंट के लिए तो करने के लिए मानी जाती है और खटाखट पुशअप्स करने लगती है। वो भी वो बन के अंदर सोचती है कि ये जो इतना है कुछ ऑफर कर रहा है तो वो उसको मना कैसे कर सकती है। वो भी ये दोनों हैरान थे कि इसको हम लोगों ने किस काम के लिए भेजा था, ये क्या कर रही है, इसका दिमाग खराब हो गया, सच में पुशअप्स मार रही है और सिटअप्स भी मार रही है देखो। इसके बाद वो लड़की को देखते हैं जो कि सिटअप्स मारने लगती है। खैर इसके बाद लोगों का जो सबर का बाढ़ था वो टूट ही जाता है, इसलिए वो सभी एक साथ बाहर निकलते हैं ये जो उनके ऊपर धावा बोलने के लिए। जिस पे जो लोगों से कहता है कि चलो कम से कम बाहर आ ही गए, मुझे तो लगा अब यहाँ पे स्कॉट्स में मरवाने पड़ेंगे तुम्हें बाहर निकालने के लिए। इसके बाद वो लड़की भी यूजन के ऊपर अटैक करती है, कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे साथ मजाक करने की। तो यूजन उसके ऊपर हाथ का एक ही झटका मारता है और उसे दूर फेंक देता है। अभी मारता नहीं है, पेटी नहीं बनती उसकी। जिसके बाद हम लोग दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि एक गंडासा लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो यूजन उसके ऊपर एक ही स्लास मारता है और उसकी पेटी बना देता है। और फिर दूसरा बंदा छुप के देख रहा तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये क्या लेके पैदा हुआ है भाई, ये तो लो ग्रेड की टेक्निक है, इतनी ज्यादा पावरफुल हो कैसे सकती है। हालांकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि अगर वो लोग यहाँ पे मिलकर काम करे तो वो लोग यहाँ पे येजन को हरा सकते हैं। वह भी वो सभी लोग येजन के ऊपर स्लैश मार रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बैरियर लगा हुआ था जिससे उसे गड्ढा को जसर नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोबारा कैजुअली एक स्लैश मारता है और उसकी भी पेटी बना देता है। जिसके बाद वो बंदा जो कि छुप के बैठा हुआ था वो यहाँ पे कुछ तलिस्मांस को रिलीज करता है जो कि येजन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। वहीं पे वो येजन को बताता है कि वो सभी लोग बेफालतू में नहीं मारे गए। जब वो यहाँ पे इसी तरीके से अंधाधुंध तलवार को घुमा रहा था तब उसने यहाँ पे येजन के ऊपर 6 फोल्ड वीकनिंग तलिस्मा का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी पावर अब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे के बाद वो यहाँ पे येजन के ऊपर स्लैश मारता और ये वाला स्लैश यहाँ पे येजन को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन येजन अपने पास यहाँ पे बैकअप प्लान लेके आया था। वो उसे बताता है कि उसे पता था कि वो लोग यहाँ पे इसी तरीके की चीज इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो अपने पास यहाँ पे क्लीनर लेके आया था जो कि उसके तलिस्मा को मिटा देता है एक झटके के अंदर, जिससे उस बंदे का प्लान यहाँ पे धरा का धरा रह जाता है। और वो आगे से कहता है मुझे ना मारो, उसके पास जो भी माल पड़ा हुआ है येजन वो सब कुछ ले सकता है। साथ में वो लड़की यहाँ पे येजन से कह रही थी कि हमें ना मारो, हम तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे और तुम्हें सर्व करेंगे। जिसपे येजन आगे से अपनी शॉर्ट को निकालता है और उन लोगों से कहता है सर्व तुम लोग वर्दी भी हो। वहीं पे वो शॉर्ट को अपनी जमीन के अंदर गाड़ता है तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है कि एक बार में ही वो सभी लोग पीटी बन जाते हैं। जिसके बाद येजन के पास एक ही काम बचा हुआ था, वो थी लूट। जिसके बाद सिंसिप्टो के ड्रैगन से लेयर के ऊपर आ जाता है जो कि हिडन एरिया के अंदर था, और यहीं पे हम लोग साओ को देखते हैं जो कि तलिस्मा वलिस्मा का इस्तेमाल करते अपने सामने वाले ड्रैगन को मारते हुए जा रहा था। इसकी शक्ल से मुझे पता नहीं चला था, लेकिन इसकी जो बातें हैं ना, मैं सेंट हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं समझ गया था कि ये साओ ही है। खैर इसने जब उस ड्रैगन को हराया था तो फिर इसे यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज दिखी थी जो कि किसी तरीके का गोल्डन ट्रेजर था, जिससे साओ को समझ में आ जाता है कि वो ड्रैगन यहाँ पे बॉस के तरीके था जो कि यहाँ पे इस गुफा को छुपाए हुए था। जिसके बाद वो भागते हुए अंदर चला जाता है तो उसके सामने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन ग्रेड का आर्मर रखा हुआ था, जिससे साओ को यकीन हो जाता है कि अब वो यहाँ पे इनविंसिबल बनेगा। हम लोग इजिल को देखते हैं जिसने यहाँ पे ये सब कुछ किया हुआ था, यानी कि इसी ने यहाँ पे वो ट्रेजर रखा हुआ था। ये सोच के कोई वर्दी आएगा जो कि यहाँ पे इस चीज को हासिल कर लेगा। वहीं पे इजिल को यही लग रहा था कि ये यहाँ पे येजुन तो नहीं है, लेकिन बाद में वो पहचान के समझ आता है कि ये येजुन नहीं है। अब उसके आखिरी शब्द यही थे कि येजुन इस चीज को कैसे हैंडल करेगा। इसके बाद हम लोग वुहेन को देखते हैं और ये भी यहाँ पे अपनी शॉर्ट स्किल का यूज करते हुए सभी लोगों को खत्म करते जा रहा था और उन सभी लोगों की पेटी बनाते जा रहा था। अपनी शॉर्ट स्किल्स का यूज करके वहीं पे तुरंत ही डेथ जोन श्रिंक करना शुरू कर देता है, यानी कि जोन शुरू हो चुका है। वहीं पे वुहेन को अभी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए ये जगह पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन उसको अब यहाँ पे एक माउंट की जरूरत पड़ेगी ताकि वो जल्दी सवारी कर सके और दूसरे इलाके में जा सके। उतने में ही उसे यहाँ पे किसी टाइगर की आवाज सुनाई देती है तो वो उसकी तरफ चला जाता है ताकि वो उसको अपना माउंट बना सके। जिसके बाद अगला सीन ब्लेड वैली का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक
एक बहुत बड़ी ईगल आ गई थी। तो फिर कई सारे प्लेयर्स पीटी बन जाते हैं उस ईगल के सिर्फ हवा घुमाने से ही, और एक बंदा उसे यहाँ पे माउंट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पे जोन को एस्केप कर सके। और उसके पीछे से यहाँ पे वुजी आ जाता है जो कि आगे से कहता है कि उसको भी ईगल चाहिए। पहले तो वो प्लेयर वुजी को देख के घबराता है, लेकिन बाद में उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल ईगल है, अगर वो लोग एक साथ काम करें तो फिर उसको टेम कर सकते हैं और जेन को यहाँ पे एस्केप कर सकते हैं। लेकिन वुजी उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि एक साथ काम करने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही यहाँ पे चीजों को संभाल लेगा। जिसके बाद वो चमकते हुए आंखों से ईगल की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम बनोगे मेरे माउंट। जिसपे तो वो ईगल भी हैरान थे कि कहीं मेरे तो नहीं लगने वाले। जिसके बाद यहाँ पे मिस्टिक जंगल पे आ जाते हैं, यानी कि खियानिया इलाके पे, जहाँ पे मीडियोराइट की तरीके के ट्रेजर नीचे गिरते हुए आ रहा था। सभी लोग उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं क्योंकि ये ट्रेजर एपिक ग्रेड का भी हो सकता है, इसलिए सभी प्लेयर उसकी तरफ भागते हुए जा रहे थे। वहीं पे इन लोगों ने यहाँ पे झुंड बना लिया था, 6 का झुंड, और लोग यही सोच रहे थे कि ये लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और कोई भी इन्हें हरा नहीं पाएगा। जबकि इजिल ने साफ बताया कि जीतेगा सिर्फ एक ही बंदा, लेकिन इन्हीं का जो लीडर था वो काफी ज्यादा चालाक था। उसे यही लग रहा था कि वो इन सभी लोगों का यूज करेगा और आखिर में इन सभी लोगों से छुटकारा पाके खुद विजेता बन जाएगा। और साथ ही में ट्रेजर के लिए भी यही सोच रख रहा था। जिसके बाद ये सभी उस ट्रेजर के पास में आ जाते हैं और जब एक प्लेयर उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था तो फिर वो लीडर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि वो ट्रेजर सिर्फ उसका है, वो सभी लोग यहाँ पे सिर्फ चारे के तरीके थे। तो फिर बाकी प्लेयर जैसे ये देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये गद्दारी करेगा, इसलिए वो एक साथ आके उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अकेला काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके पास कई सारी हाई ग्रेड की टेक्निक और आर्मर थे, इसलिए वो अकेला उन लोगों को यहाँ पे हैंडल कर लेता है और उन्हें मार गिराता है अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। और भी जब वो उन पांचों को संभाल रहा था तो फिर हम लोग कियाने को देखते हैं जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था और वो लोगों से ये भी कहता है कि ऐसे गेम में जहाँ पे ताकतवर कमजोर का शिकार करता है, अगर तुम किसी ताकतवर के ऊपर भरोसा करते हो तो ये तुम्हारी नादानी है। जिसके बाद वो लीडर जब उन लोगों को खत्म कर देता है तो वो ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ा था, उतने में कियाने उन 3 तलिस्मा के साथ में अटैक करता है, ये कहते हुए अगर तुम यहाँ पे भीड़ की तरीके एक्ट कर रहे हो तो फिर भीड़ की तरीके ही सोचो, तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये ट्रेजर अकेले ले पाओगे। कियाने जैसे ही तलिस्मा का इस्तेमाल करता है तो फिर उस प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगती है और वो पीछे मुड़ के कियाने को सेमलेस और हरामी बोल रहा था। जिसपे कियाने उससे कहता है कि अपने भाइयों को तूने सूली पे लटका दिया और मुझसे कह रहा है कि मैं हरामी हूँ, मैं तो बस तुम लोगों की हरकतों को देख रहा था। इतना कहने के बाद में कियाने उस तलिस्मा को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस प्लेयर की पीटी बन जाती है। जिसके बाद वो उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये ट्रेजर एपिक ग्रेड का सेट है जो कि एक आर्मर है। जिसके बाद कियाने उसे पहन लेता और उसे यही लग रहा था कि अब उसके खिलाफ में कोई भी जीत नहीं पाएगा। ये सबके सब वही सोच रहे हैं जब भी इन्हें कुछ खतरनाक चीज मिलती है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कहानी का मेन हीरो कोई और है। बाय द वे ये उड़ने वाला भी था, इसलिए कियाने इसका इस्तेमाल करता है उड़ते हुए और जोन को स्किप करके बीच में पहुंच जाता है और वो जाते हुए येजुन को गालियां देते जा रहा था, इसलिए येजुन की हमें छींके आ रही थी कि साला कौन याद कर रहा है मुझे। वो भी येजुन को भी सवारी मिल गई थी, लेकिन उसकी सवारी कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की थी, हाई फाई थी, गधे की सवारी, और वो भी मग्न है, वो पी के चल रहा है भाई, उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। येजुन भी उससे कहता है दोस्त यार तुम्हें पता है ना कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम जोन की तरफ जा रहे हो, अपने साथ तुम मुझे भी मरवा दोगे, ये मत बोलना कि क्लच मार दोगे जोन के अंदर से निकलते हुए। जिसके बाद उसका सर पीटने लगता है, ये कहते हुए इसका इस्तेमाल करो इसका। लेकिन तभी येजुन की नजर उस एयर ड्रॉप के ऊपर पड़ती है जो कि लेजेंडरी था, ये बिल्कुल उस पैरासूट की तरीके होता है जैसे पबजी के अंदर होता है उसी तरीके। और ये जो जैसे उस लेजेंडरी एयरक्राफ्ट को दिखता है, सॉरी एयर ड्रॉप को दिखता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब जाके येजुन को पता चलता है कि उसका जो सवारी है वो यहाँ पे उसको इसलिए लेके आ रहा था ताकि उसको ये चीज दे सके। वहीं पे जब वो यहाँ पे अपनी सवारी की तारीफ करता है तो वो भी साला मुस्कुरा के अपने दांत दिखा देता है कि सही पकड़े हो। वहीं पे येजुन जब उस ट्रेजर को चेक करता है तो ये असली वाला माल था, ट्रू गोल्डन लेजेंडरी सेट। बाय द वे ये वेपन है, कोई वार्मर वार्मर नहीं है, इसलिए सबसे कमाल की चीज है येजुन के लिए। और येजुन इसी का इस्तेमाल करके पता नहीं अब क्या क्या करेगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 40 सर्वाइवर बचे हुए हैं। जिसके बाद हम लोग वुहेन के ऊपर आ जाते हैं जिसको सवारी मिल गई थी, और उसको देख के यहाँ पे जो बाकी प्लेयर थे जिनका लेवल कम था वो बेचारे छुपे हुए थे, कहीं ये लोग उनको न लपेट दे। वहीं पे उन लोगों को पता चल गया था कि ये वुहेन है, इसलिए वो उससे दूर ही रह रहे थे। उतने में यहाँ पे वुजी भी आ जाता है और वो यहाँ पे वुहेन की सवारी की तारीफ करता है, और वो साथ ही में ये भी पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। जिसपे वुहेन आगे से बताता है कि उन्हें शायद से पता चल गया होगा कि वो लोग हमारे मुकाबले के नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पे छुप के रह रहे हैं। जिसपे वुजी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए कि उसे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो कि यहाँ पे चूहों के तरीके अपना सर छुपा के घूमते और पूंछ दिखाते हैं। वहीं पे उसका प्लान यही था कि वो यहाँ पे उन लोगों को फोर्स करेगा बाहर आने के लिए, नहीं तो एक एक करके उन्हें हंट करेगा। वहीं पे हम छुपे हुए कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए देखते हैं। ये पागल औरत कौन है, मुझे ये पहले बताओ, ये इतनी ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती है। वो इनके बारे में हमें समझ में आता है कि वो सॉर्ड इमॉर्टल है, लेकिन ये इतना क्यों पगलाई जा रही है हमें निपटाने के लिए। वहीं पे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें टीम अप करके इन दोनों की फील्डिंग सेट कर देनी चाहिए। वो भी पता नहीं क्यों वोहन को यहाँ पे वुजी का आइडिया पसंद आया था। वो आगे से कहता है कि टीम अप कर लेते हैं और इन सभी को निपटा देते हैं। वहीं पे वुजी आगे से कहता है कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जब वो उन लोगों को खत्म कर देंगे तब वो दोनों अपना फाइनल शो डाउन करेंगे, मतलब डुअल करेंगे। जिसके बाद वुजी उसी साइड में शॉर्ट स्लैश मारता है और उनसे कहता
कहता है कि अब तो बाहर आ जाओ कि वहीं पे ही आना पड़ेगा, जिसपे वो सभी लोग भी बाहर निकलते हैं क्योंकि अब भाग के कहाँ ही जाएंगे, सवारी कहाँ है इनके पास। जिसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर जैसे ही निकालता है तो उसके अंदर से भयानक एनर्जी निकल रही थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एपिक ग्रेड की शॉट है और साथ में वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो भी हेवन रैंक की है, इसीलिए वो सभी भागने की फिराक में थे। उतने में वो आगे से एब्सोल्यूट जीरो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और शॉर्ट स्लैश के साथ में उन सभी लोगों को वहीं पे ही जमा देता है। जिसके बाद उन सभी की पेट यहाँ पे बर्फ के अंदर से बाहर निकलती है स्क्रीम के तौर पे। वहीं पे जो बच गए थे वो तुरंत यहाँ से भाग लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे वुहेन का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उतने में वुहेन उन लोगों के ऊपर भी स्लैश मारता है और उनकी भी जमा के आइसक्रीम बना देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे वुहेन की तरफ आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि अब सारे बाहर वाले निपट चुके हैं तो फिर हमारे डुएल का टाइम आ चुका है। लेकिन वुहेन को पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी भी एक मेहमान बाकी है, इसलिए वो उस तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब तो बाहर आ जाओ भाई कि चट्टे ही मारने पड़ेंगे। जिसपे साइड से यहाँ पे कियानी बाहर निकलता है, अब तक छुप के लोगों को लड़ता हुआ देख रहा था। वो पे वो वुहेन के सेंसेस की तारीफ करता है कि उसके सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो पे वो से चीखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो पे वुहेन को पता चल जाता है कि कियानी के पास यहाँ पे कंप्लीट एपिक ग्रेड का सेट है, अगर वो यहाँ पे उनके साथ निपटेगा तो फिर उसको भी परेशानी आने वाली है। वो पे कियानी उससे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों आपस में ही लड़के मरोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अब तुमने मुझे खुद ही बुला लिया है तो फिर मुझे पर्सनली अब तुम दोनों का गेम बजाना पड़ेगा। वो पे कियानी वुजी से कहता है कि तुम इसकी मदद तो नहीं करोगे ना। वो पे वुहेन आगे से पूछता है कि तुम इसके बारे में जानते हो क्या। बेसिकली वुहेन को यहाँ पे वुजी का अवतार पसंद आ गया है। वो पे वुजी की फटी, उसको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी पता नहीं लगवानी है, नहीं तो उसके दामन के ऊपर दाग जो लग जाएगा वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वो पे कियानी इसी बात का फायदा उठा रहा था कि वुजी को अपनी प्राइड की इतनी ज्यादा चिंता है और वैसे भी वो दोनों एक ही पेड़ के आम है तो फिर उन्हें यहाँ पे आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पे वुजी से साफ शब्दों में कह देता है कि पहले मैं वुहेन से निपटूंगा जिसके बाद तुम्हारे नंबर पे आऊंगा। और क्योंकि वुजी को यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बचानी थी, अपना दामन जो बचाना था, इसलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं वुहेन को यहाँ पे खुशबू आ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहीं पे वुजी को अपनी आइडेंटिटी की काफी ज्यादा चिंता है और उसको भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके लिए फेयर बैटल ही हो रहा था, कौन सा यहाँ पे एक के खिलाफ दो हो रहा था। इसीलिए वो कियानी से कहता है कि आ जाओ भिड़ लेते हैं। लेकिन जब वो दोनों आपस में भिड़ने वाले थे तब यहाँ पे किसी चौथे बंदे की एंट्री हो जाती है और वो एंट्री नहीं मारता, सीधा इनकी छत के ऊपर आके घुसता है धड़ाम से, वो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए। इसको देख के कियानी और वो दोनों ये हैरान हो जाते हैं कि ये कौन आया भाई। वो पे जो बंदा आया हुआ था वो साला आधा नाग था और आधा इंसान, बेसिकली ये हमारा साउ था, जो कि उस सेट को पाने के बाद में इसकी पावर कुछ ज्यादा ही हाई हो गई थी। वही पे इसका एरोगेंस पना अभी भी नहीं जा रहा था, ये भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अब तो इस होली सन को जीतने से कोई भी नहीं बचा सकता, मास्कर होगा यहाँ पे, कत्लेआम होगा, खून की नदियां बहेंगी। वही पे कियानी को दूर से ही समझ में आ जाता है कि इतना पावरफुल ऑरा है और ये वाली फॉर्म है तो चीजें भयानक होने वाली हैं। और वो उससे पूछता है तुम्हारी तारीफ, जिसपे साउ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि वो यहाँ पे फायदा इमॉर्टल सेक्ट का होली सन है और इस जगह को होने वाला नया मालिक। पे वो उससे कहता है कि कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, इतने भी पावरफुल नहीं बने हो तुम। जिसपे साउ उन लोगों को बताता है कि जब से उसको ये आर्मर मिला है, ये इक्विपमेंट मिला है, तब से वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया और उसने अब तक यहाँ पे 10-12 लोगों की फील्डिंग सेट करके आया है, वो पेटी बना चुका है उनकी वो, इसलिए वो लोग तो उसके सामने टिकने नहीं वाले। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि फिर तो हम लोगों को सबसे पहले तुम्हारी गुद्दी चटकानी पड़ेगी और रियलिटी में लाना पड़ेगा। वहाँ पे वो वुहेन से कहता है अगर हम लोग टीम अप कर ले तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं रहेगी ना। जिसपे वुहेन आगे से कहता है कि मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। जिसके बाद वो तीनों एक साथ यहाँ पे साउ के ऊपर हमला करते हैं। सबसे पहले कियानी अपने वेपन के साथ में हमला करता है, उसकी अटैक पावर तो कुछ ज्यादा ही हाई थी, जिसको देख के तो वुहेन भी हैरान हो गया था, उसे भी लग रहा था कि वो उस अटैक का सामना नहीं कर पाता। लेकिन लोग साउ को देखते हैं उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसने हाथ की एक मुट्ठी से ही यहाँ पे उस पूरे अटैक पावर को रोक लिया था। जिसको देख के तो वुहेन भी हैरान हो गया था कि इतनी ज्यादा पावर आ कहां से रही है, बस एक एपिक रैंक के आर्मर से कि वो यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब या फिर रोके ले रहा है बिना चोट आए हुए। वो पैसा उन लोगों से कहता है कि मैंने बोला था ना, मेरी आंखों के सामने तुम सभी लोगों की सो कॉल्ड एपिक ग्रेड के इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है, कचड़ा है कचड़ा। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे कियानी के ऊपर अटैक करता है तो कियानी के ऊपर काफी ज्यादा हैवी स्ट्राइक पड़ती है, तो खून की उल्टी होती है। तो फिर वो यहाँ पे आर्टिक सॉर्डिनेंट का इस्तेमाल करते हुए साउ के ऊपर हमला करता है, लेकिन साउ के ऊपर इसका भी कुछ असर नहीं होता है। वो पे कियानी उसे पूछता है कि उसे ये पावर मिली कहां से और उसे ये फॉर्म आई कहां से और वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। जिसपे साउ उन लोगों से कहता है मैंने बोला ना कि ये होली सन यहाँ पे डेस्टिनेटेड है इस आइलैंड का मालिक बनने के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे दो कौड़ी के लोग मेरे सामने कुछ हैं भी। जिसपे वुजी उसके ऊपर स्ट्राइक मारते हुए कहता है कि यार ये तुम्हारा एटीट्यूड सबसे ज्यादा गंदी चीज है, इसको तुम सुधार लो थोड़ा सा। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे अपनी ब्लेड को रिलीज करता है और यहाँ पे साउ के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, लेकिन साउ उसके ऊपर एक ही पाम अटैक करता है और उसे यहाँ पे दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसे गंदे लोग मुझसे दूर रहो। तो फिर वुजी का यहाँ पे जो माउंट हुआ चील था वो भी यहाँ पे बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक ही स्लैश मारता है और अपने हाथ के पंजे से पकड़ के उसे यहाँ पे क्रश कर देता है, बेसिकली उसकी यहाँ पे चटनी बना देता है। वो वुजी जैसे अपने माउंट को यहाँ पे मरता हुआ देखता है तो उसका आपा खो जाता है, जिसके
जिसके बाद वो पागलों की तरीके आग बबूला होकर साओ के ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी अपने तलिस्मा के साथ में। वो भी ये तलिस्मा काफी ज्यादा खास था, इनके अंदर यहाँ पे कमजोर करने की एबिलिटी थी और साथ ही में तबाही करने की भी। इसलिए वूजी को ये लग रहा था कि साओ इनसे तो ढेर हो ही जाएगा। वूजी के तलिस्मा यहाँ पे काम भी करते हैं, लेकिन साओ की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, इसलिए वो इजिली यहाँ पे तलिस्मा को तोड़ के वूजी के ऊपर हमला करता है और उसे यहाँ पे दूर फेंक देता है। वहीं पे साओ हल्का सा कमजोर हुआ था, इसलिए यहाँ पे वो आगे से कहता है कि एक साथ हमला करो, ये कमजोर हो गया है। जिसपे कियानी और वो दोनों एक साथ यहाँ पे हमला करते अपने अपने वेपन के साथ में, लेकिन स्टिल यहाँ पे साओ के ऊपर एक खरोच लग गई थी। उसके ऊपर एक बैरियर था जो कि उसे यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसपे साओ आगे से अपनी आधी फॉर्म को यहाँ पे रिलीज करता है और ड्रैगोनाइट फॉर्म के अंदर आ जाता है। और इस फॉर्म को यूज करने के बाद भी उसकी जो बची कुछ एनर्जी थी वो और भी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक खास तरीके का मूव इस्तेमाल करने वाला था। तो फिर ऊपर आसमान की तरफ एक ड्रैगन उड़ते हुए जाता है, जिसके बाद हम लोग साओ और उसके साथी को भी देखते हैं और वो भी ये चीज को देख के हैरान था। वहीं पे साओ का एक ही रिएक्शन था, यहाँ पे ड्रैगन भी है क्या? अच्छा हुआ कि है, अब तो ये पूरी तरीके से परफेक्ट है मेरी गोल्डन लेजेंड फाइनली शॉट का इस्तेमाल करने के लिए। साओ की स्ट्राइक वूजी के ऊपर इतनी जोर से पड़ी थी कि बंदा सीधा यहाँ पे मर ही गया था और बाहर आके गिरता है, जहाँ पे उन चारों की फाइट पूरी तरीके से लाइव चल रही थी और बाकी जो भी लोग मर गए थे वो सभी ये सब कुछ देख रहे थे। वहीं पे वो भी ये देख के हैरान हो गए थे कि यहाँ पे साओ के पास इस तरीके की ड्रैगनाइट फॉर्म है। वहीं पे उन्हें ये लग रहा था कि साओ इस मैच को जीतेगा, उसके मुकाबले का भी यहाँ पे कोई नहीं है। जिसके बाद हम लोग कियाने और वुहेन को दोबारा देखते हैं और उनके मन के अंदर बस एक ही सवाल चल रहे थे, इसको ये पावर मिली कहाँ से? और ये पावर इतनी ज्यादा हाई है कि इसके बराबर का तो ट्रायल भी नहीं है। जिसके बाद साओ दोबारा इन लोगों के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते, ये होली सन आज तुम लोगों को मिटा देगा। जिसमें कियाने उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, हाँ यार जितनी बार तुम होली सन बोलते हो उतनी बार तुम हमला करते तो तक हम लोग यहाँ पे बचे ही ना होते। वहीं पे कियाने ने जो हमला किया था वो पूरी तरीके से रिलीज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि साओ की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसकी ड्रैगन फॉर्म का जो ऑरा था वो यहाँ पे कियाने के अटैक को पीछे ढकेले दे रहा था। उस ऑरा से दो ड्रैगन निकलते हैं, एक तो कियाने की तरफ जाता है और दूसरा वुहेन की तरफ आ रहा था। तो वुहेन आगे से अपनी शॉर्ट शील्ड का इस्तेमाल करता है उस ऑरा को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ऑरा इतना ज्यादा हाई था कि वो डायरेक्ट वुहेन को हिट करता है और वुहेन वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है। वहीं पे उसको बस इसी बात का दुख था कि वहीं पे वूजी और उसकी ईगल का बदला नहीं ले पाएगा, जिससे साओ का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई होते जा रहा था। वो आगे से लोगों से कह रहा था कि तुम्हारे ये गियर, तुम्हारी टेक्निक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहीं पे कियाने मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या यहाँ पे साओ की झोली में गिरने वाली है। वहीं पे साओ का पारा और ज्यादा हाई, ये पौखलाते जा रहा था पावर की नशे में, ये चीख चीख के पगलाते हुए हंस रहा था कि उसको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। नीचे जो ऑडियंस थी वो आगे से कहती है, पावर छिनो यार कोई से, ये साला दिमाग खा रहा है, फालतू का स्क्रीन टाइम ले रहा है फाइट की जगह पे। उनका पॉइंट बस ये था कि साओ यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुका है। एनिमे और फाइट्स के अंदर ब्रोकन का मतलब कुछ ज्यादा ही पावरफुल, जिसका कोई भी काट ना हो, जैसे ब्रोकन एबिलिटी, ब्रोकन पावर, ब्रोकन कैरेक्टर। वहीं पे साओ के हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। उसका जो आर्मर है, जो ग्रेड है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रोकन है जब तक यहाँ पे साओ एंट्री नहीं मारता। खैर इसके बाद वो कियाने की फील्डिंग सेट करने वाला था, तो कियाने मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसका अंत यहीं पे ही हुआ, लेकिन उसे ये समझ में नहीं रहा था कि ये जुन कहाँ पे है, वो अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ पे। वहीं पे साओ कियाने को छूता उससे पहले ये जुन पीछे से कहता है, वो गेम के अंदर ड्रैगन भी है क्या? जिसपे वो लोग यहाँ पे उसकी तरफ फोकस करते हैं जहाँ से आवाज आई थी। तो फिर उन्हें यहाँ पे टकलू दिखाई देता है। वहीं पे कियाने को एक क्षण भी नहीं लगता, वो समझ आता है कि ये उसका ही मालिक है, क्योंकि इतना ज्यादा अजीब उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वहीं पे साओ युजुन की तरफ देखता है और उसे आइडेंटिटी तो पता है नहीं, तो उससे कहता है, टकलू बाबा तुम कहाँ से आए? बाय द वे मैं ग्रेट ड्रैगन किंग हूँ। वहीं पे युजुन की जो सवारी थी वो भी यहाँ पे साओ को हल्के में नहीं ला, उसका चेहरा बता रहा है कि ये साला कहाँ से आ गया दो घोड़े का आदमी। बाय द वे ये जो युजुन की सवारी है इसको हल्के में ना लेना तुम। बाय द वे ये वीडियो 1.5 घंटे का होगा, तो फिर तुम्हें ये लेट से मिलेगा, और इसके पहले वाला जो वीडियो होगा वो भी शायद से लेट से ही आएगा, किसी की गलती की वजह से, नाम नहीं लूंगा मैं। बाय द वे ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था कि ये टकलू आ गया और इसने ड्रैगन को यहाँ पे उंगल कर दिया, अब तो ये बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई खाएगा। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है कि इसे तो अपने हथियार डाल देने चाहिए और सेकंड प्लेस ले लेना चाहिए। वहीं पे युजुन कम नहीं था, वो साओ को उंगल करे जा रहा है। वो उसे कहता है कि एक नई स्किन क्या पाली, तुम्हें लग रहा है कि तुम असली ड्रैगन किंग हो, गेम के अंदर हजारों मिलती है ऐसी। वहीं पे उसकी सवारी युजुन का साथ दे रही थी, वो भी उसी के साथ दांत दिखाते हुए हंस रही थी, जिसपे ऑफ कोर्स अब साओ का प्राइड यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, तो उसको गुस्सा आता है, तो वो हमला करने को आगे बढ़ता है। वहीं पे कियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से एकदम रिलैक्स है, क्योंकि उसे पता है कि युजुन के सामने कोई नहीं टिकने वाला। वहीं पे कुछ लोग तो आंखें ही बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको टकलू को मार खाते हुए नहीं देखना, क्योंकि टकलू बहुत ही बुरी तरीके से मार खाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि साओ स्लैश उलैश कुछ कर पाता, उससे पहले युजुन अपनी लेजेंडरी गोल्डन ब्रोकन शॉट का इस्तेमाल करते हुए स्लैश मारता है, तो फिर साओ का जो एक हाथ था वो यहाँ पे कट के अलग हो जाता है और उसकी प्राइड की एक सेकंड में धज्जियां उड़ जाती है और वो चीखते हुए कहता है कि मैं यहाँ का चूजन वन हूँ, मुझे यहाँ पे किस्मत ने चुना है, तुम मुझे इस तरीके से इंजर्ड कैसे कर सकते हो। कियानिया भी युजुन की शॉट की पावर को देख के हैरान था, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट टायर का वेपन था। वहीं पे सभी लोग आगे से कह रहे थे कि हम लोग पूरा जोन छान डाले,
हमें यहाँ पे एक एपिक ग्रेड के ऊपर से कुछ मिला नहीं और इस बंदे को यहाँ पे पूरा का पूरा सेट मिल गया। ये कहाँ से पैदा हुआ है, क्या लक लेके आया है ये? चित्रगुप्त से इसका कुछ पर्सनल कनेक्शन तो नहीं है? वह पे यूजुन भाई कुछ भी ऐप करे जा रहा था। वो आगे से कह रहा था कि अभी तुमने लेजेंड गेम खेला है, तुमने कभी यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग सेबर के बारे में सुना है? मैं हूँ जॉनी द नूब और ये है मेरा दोस्त ब्रो और तुम करोगे मेरे ऊपर अटैक। वह पे सभी लोग हैरान थे कि ये कौन से जॉनी नूब और कौन से लेजेंड की बात कर रहा है। बाय द वे मुझे तो सिर्फ एक ही जॉनी के बारे में पता है जो लेजेंडरी कैरेक्टर प्ले करता है। टीचर हो या प्लम्बर या फिर डॉक्टर, ब्रो कैन डू एनीथिंग। जिससे अब 100 की फटी, क्योंकि वो जैसे यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग सेबर के बारे में सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वेपन स्पेशली ड्रैगन्स को मारने के लिए ही बनाया गया है। वह पे कियाने को समझ में आ जाता है कि ऐसी बकवास बातें और ऐसा खतरनाक वेपन सिर्फ ये जो नहीं होल्ड कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फूजी को भी यकीन था कि ऐसी ताकत सिर्फ उसके मास्टर के पास ही होती है, इसलिए वो लगे हाथे कह लेता है कि मास्टर मेरा भी बदला ले लेना आप। बाकियों को भी यकीन हो जाता है कि ऐसा लक और ऐसी एबिलिटी सिर्फ यहाँ पे ये जो उनके पास ही हो सकती है। वहीं पे हम लोग 100 को देखते इसे भी यकीन नहीं हो रहा। यह आगे से कहता है कि मैं नहीं मानता ये सब कुछ, जब तक मैं नहीं मानता तब तक होता नहीं। और इतना कहने के बाद में अपनी फॉर्म को दोबारा यहाँ पे चेंज करता है और इस बार फुल ड्रैगन फॉर्म ले लेता है। ये रॉक टाइप है बाय द वे, पत्थर वाली फॉर्म लिया है ना। वहीं पे सभी लोग कह रहे थे कि ये तो अपनी फॉर्म को भी म्यूटेट कर सकता है, इसका साइज बढ़ गया है। और लोगों को लग रहा था कि ये जो भी शायद इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद 100 भाई साहब हाइपर बीम का इस्तेमाल करते हैं, मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करके उसे येजोन की तरफ पूरी ताकत से रिलीज करते हैं, यही कहते हुए कि मैं तो उसे मार ही दूंगा, मैं इस आइलैंड का नया मास्टर बनूंगा। येजोन सामने से एक स्लैश मारता है और उस पूरे हाइपर बीम को यूं ही गायब कर देता है, ये कहते हुए कि जब तक उसके हाथों में ये ब्लेड है दुनिया उसके कदमों में है। वहीं पे स्लैश की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी कि वो 100 के चेहरे को छूते हुए निकली थी, जिससे एक सेकंड के लिए तो उसके गुर्दे मुंह में आ गए थे। लेकिन जिसके बाद वो खुद को शांत करता और दिमाग चलाते हुए कहता है कि उसके पास लेजेंडरी वेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एपिक ग्रेड के ही सेट है। इसीलिए अगर वो किसी ओपनिंग का फायदा उठाए और यहाँ पे येजोन के ऊपर स्ट्राइक कर दे स्नीक करके, तो फिर उसके पास जीतने के चांस है। प्लान बढ़िया है, लेकिन जितना उसके पास अलग है ये पूरी तरीके से फेल ही होगा। खैर इस प्लान को सक्सेसफुली करने के लिए 100 सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग एंगल से अटैक करता है और येजोन का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही उसके पीछे जाता है और वहीं से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली स्नीक अटैक लैंड भी कर देता है। लेकिन येजोन पीछे मुड़ के कहता है कि अटैक बढ़िया था, फास्ट भी थे, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुम ये भूल गए कि सेवर के साथ में 100% नो ब्लाइंड स्पॉट डिफेंस आता है, यानी कि किसी भी एंगल से स्नीक अटैक मारो घंटा कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। 100 आगे से मानने से इनकार कर देता है, ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता ऐसा भी कुछ होता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसके हालातों को देखो तो मैं उसका जो भी स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से वैलिड है। जिसके बाद वो अंधाधुन इसी तरीके से घूं से बजाया जाता है येजोन की शील्ड के ऊपर, लेकिन शील्ड के ऊपर एक खरोच तक नहीं आ रही थी। वूजी आगे से कहता है कि थम जाओ गुरु, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, गुदगुदी के बराबर होगा ये। वह भी लोग भी आगे से कह रहे थे कि येजोन की शील्ड यहाँ पे पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है, उसे तोड़ना नामुमकिन है। उन्हीं की फाइट को दूर से यहाँ पे कियाने भी देख रहा था और इसके मन के अंदर चल रहा था लालच। इसे यही लग रहा था कि ये दोनों आपस में भिड़ के ही खुद को खत्म कर लेंगे और उसके पास अभी भी सिल्वर चांस है इस चीज का कि वो अभी भी यहाँ पे जी सकता है, इस आइलैंड का मालिक बन सकता है। वह पे वो दूर से उनको फाइट करता हुआ देख के बस यही सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा तैसे ही वो दोनों को धाराशाही कर देगा और उन दोनों की गुद्दी चिटका के यहाँ पे जीत जाएगा। जिसके बाद हम लोग 100 को देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे ना जीतने वाली कोशिश कर रहा था। वो इस बार पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए येजोन को कुचलना ही चाहता था, तो येजोन भी आगे से अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और यहाँ पे वो दोनों चीजें जब आपस में टकराती है तो भयंकर एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कियानी दूर जाके गिरता है और अब उसे यहाँ पे प्लान के अंदर बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे थे, तो उसे दूर रह के फाइट देखनी पड़ेगी। वो इतने भारी भरकम अटैक के बावजूद येजोन को घंटा कुछ नहीं हुआ था, वो अभी भी ऐसे ही खड़ा था। वहाँ पे सभी लोग येजोन की स्ट्रेंथ को देख के एकदम हैरान थे कि बंदा कितने ज्यादा अटैक झेलेगा, भाई कितना स्ट्रॉन्ग है वो। 100 अभी भी हार मानने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद वो दोबारा एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम गोल्डन ड्रैगन्स हेवन स्कॉर्चिंग रॉड था। वो सबसे पहले मुंह के अंदर से अपनी एनर्जी निकालता है और अपने दोनों हाथों में इकट्ठा करता है एक बॉल की तरीके, जिसको वो यहाँ पे येजोन की तरफ के रिलीज कर देता है जैसे कि वो एक फायर बॉल हो। ऑडियंस देख के बता रहे थे कि एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, येजोन की शील्ड शायद से इसको यहाँ पे ज्यादा देर तक होल्ड न कर पाए और वो हारा जाए। पर येजोन को कुछ हो तब ना, वो बंदा अभी भी चैन से खड़ा है और यहाँ पे 100 से कह रहा था कि मैं बोला ना मैं ही यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन इस अटैक के आफ्टर इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी बच गई थी वो यहाँ पे सीधा कियानी की तरफ जाती है और उसे लपेट लेती है, जिससे यहाँ पे कियानी की भी फील्डिंग सेट हो जाती है और वो भी गेम से बाहर चला जाता है। वहीं पे ऑडियंस की बातों से हमें पता चलता है कि एनर्जी इतने ज्यादा हाई थी कि उसने यहाँ पे पूरे माउंटेन को ही घेर लिया था और किसी को नहीं पता कि अब वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन हम लोग येजोन को देखते हैं और इस बंदे को घंटा कुछ नहीं हुआ, ये अभी भी सही सलामत था और एक खरोच तक नहीं थी इसके ऊपर, जिससे 100 की आंखें बड़ी हो जाती है। वो
वो आगे से कहता है कि तुम्हारे पास कोई वीकनेस है भी या नहीं, साला इतनी पावर तो सुपरमैन के पास नहीं जितनी तुम्हारे पास है। ये जो उससे कहता है मैंने बोला ना, जब तक उसके हाथों में ये स्वॉर्ड है तब तक वो यहाँ पे इनविंसिबल है, ये पूरी दुनिया उसकी है और अब बारी है उसकी स्ट्राइक मारने की और उसकी यहाँ पे झेलने की। जिसके के बाद वहाँ पे ड्रैगन स्लैंग डेल्यूजनल शैटरिंग स्लैश मारता है। वो में स्लैश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि आगे से 100 घुटने टेक देता है। वो आगे से कहता है ब्रो गिव मी अ चांस, मेरे पास यहाँ पे पावर है, हम दोनों एक साथ इस जगह पे राज करते हैं ना। जिसपे यूजन आगे से कहता है कि मैं ये चीज एक्सेप्ट क्यों करूंगा भाई, मैं अकेला जब यहाँ पे राज कर सकता हूँ। वो पे स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 100 को लपेट ही लेता है अपने अंदर, जिसके बाद वो यहाँ पे हवा में ही गायब होता है। और यूजन आगे से अपनी फेवरेट लाइन मानता है बीइंग इनविंसिबल इज ट्रूली लोनली, ताकत होने का मतलब ही अकेलापन है। जिसके साथ यूजन यहाँ पे इस तीसरे ट्रायल को भी जीत लेता और सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि यूजन भी आगे से टसवे में आ रहा था कि उसके लिए ये चिकन डिनर इतना भी इजी नहीं था। नीचे से लोग उसको गाली देते हुए कहते हैं अगर एक भी टसवा और बहाया तो इसी को जहर बना के पिला देंगे, नपुंसकता फैल जाएगी शरीर के अंदर, साले झुट्ठे। और इसी के बाद यूजन वहां से टेलीपोर्ट मार देता है अचानक से, किसी को पता नहीं कहाँ गया। लेकिन जब यूजन अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो यहाँ पे एक स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पे एक प्लेनेट था या फिर एक कहूँ रियलम था इनकी भाषा में, और उसकी तरफ कई सारी यहाँ पे उड़ने वाली शिप्स जा रही थी। यूजन को समझने में देर नहीं लगती है कि ये उसी की जगह है, यानी कि कुनलुन रियलम, और वो एशियंट एरा को देख रहा है जो कि यहाँ पे रिप्ले हो रहा है कि एशियंट एरा में क्या क्या हुआ था। पहले के टाइम पे कुनलुन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था क्योंकि वहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स हुआ करते थे और उनकी जो इमोर्टल बैटल थी वो और भी ज्यादा हाई थी, उसको देखा नहीं जा सकता था। उतने में ही यहाँ पे नीदर क्लैन के कुछ लोग आते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो कुनलुन रियलम के इमोर्टल से यही बोलते हैं कि यहाँ पे आउटकम पहले डिसाइड हो गया है, तो वो लोग अभी भी यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं। जिसपे कल्टीवेटर का साफ कहना था कि उन्हें यहाँ पे लड़ने से डर नहीं लगता है, या तो वो कुनलुन रियलम के साथ ही जिएंगे या उसी के साथ ही मारे जाएंगे। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे जंग छेड़ देते हैं नीदर क्लैन के साथ में, जिसमें नीदर क्लैन वाले आगे से बताते हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो सिवाय एक मोहरे को जिसको यहाँ पे डिवाइन कोर्ट ने छोड़ दिया है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा तो फिर ये तुम्हारा सिर्फ एक सपना है जिससे जाग जाना में ही ज्यादा बेहतर है। इन्हीं की बेस एक इमोर्टल था जो कि आगे से कहता है कि बिना डिवाइन कोर्ट के भी वो लोग यहाँ पे कुनलुन रियलम को बचा सकते हैं। जिसमें नीदर क्लैन वाले पहले तो हंसते और बाद में कहते हैं ऐसा है क्या। जिसके बाद वो यहाँ पे रिवर ऑफ डेथ नाम का कोई अटैक या फिर कोई चीज रिलीज करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अब समय आ चुका है कुनलुन रियलम को असली मौत क्या होती है यह एहसास दिलाने का। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे कुछ तो रिलीज करते हैं जो कि पर्पल कलर का था, जिसको मैं एक तरीके से पानी बोलूं, धुंध बोलूं, क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फैल रहा था और यहाँ पे कल्टीवेटर्स को अपने अंदर खींचे ले रहा था। इसको तुम लोग एक तरीके से यहाँ पे मौत का पानी मानो, अगर इसकी एक बूंद तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे कल्टीवेटर के साथ हो रहा था। वो चीज जैसे ही लोगों को छूती है तुरंत ही मारे जाते हैं, जबकि ये लोग इमोर्टल है। वहीं पे नीदर क्लैन वाले साफ कह देते हैं कि बहुत ही जल्द कुनलुन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ये स्टार, ये रियलम नहीं है, स्टार की बात हो रही है, यानी कि प्लेनेट की। रियलम तब कहलाएगा जब वहाँ पे लोग रहेंगे, उनके लोग, और बहुत ही जल्द ये स्टार उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन तब यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आता है जो कि कह रहा था कि जब तक वो यहाँ पे है तब तक वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो गएंगे, और वो यहाँ पे अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करता है। और उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट होती है तो वो यहाँ पे उस पानी या फिर रिवर ऑफ डेथ को रोक देता है। वहाँ पे सभी मॉडल्स बता रहे थे कि ये हम लोगों का फॉर्मर इमॉर्टल लॉर्ड है। बेसिकली ये अपना ईजल है जिसको यहाँ पे फॉर्मेशन लॉर्ड भी बोला जाता है, जिसने यहाँ पे रिवर ऑफ डेथ के डायरेक्शन को चेंज कर दिया था और उल्टा नीदर क्लैन वालों की तरफ ही मोड़ दिया था। इसलिए वो बेचारे भाग रहे थे कि हमें क्यों लपेट रहे हो भाई, हम तो यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए थे। वहीं पे यूजन भी ईजल की तारीफ करता है कि बंदे ने क्या क्लच मारा, हार को सीधा जीत में बदल दिया। वहीं पे जब यूजन को पता चलता है कि ये वही मालिक है जो कि यहाँ पे टनल करवा रहा था तो वो हैरान होता है। उतने में ईजल यहाँ पे यूजन के सामने ही आ जाता है और उससे कहता है कि ये वही सच्चाई है जो यहाँ पे अभी तक छुपी हुई थी, कुनलुन रियलम पे पहले यही हुआ था। यूजन उससे पूछता है तुम्हारी तारीफ, तो ईजल उसे अपने बारे में बता देता है कि वो यहाँ पे होंग लियू है, मास्टर ऑफ फॉलन इमॉर्टल लैंड। ये उस जगह का नाम है जहाँ पे यूजन और बाकी लोग ट्रायल कर रहे थे, उस आइलैंड का यही नाम है। मैं ईजल इसलिए इसको बुला रहा था क्योंकि इसका शुरुआत में नाम इजीली बताया गया था, आइलैंड से लिया था मैंने। और साथ में ये ग्रैंड मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस भी है, यानी कि फॉर्मेशन बनाने के मामले में इसका कोई जवाब नहीं और तोड़ने मामले में भी। जिसपे यूजन पहले तो घबराता है, तो ईजल को यही लगता है हाँ मैं इसे इजीली बुलाने वाला हूँ कि यूजन उसके ऑरा से घबरा रहा है। लेकिन बाद में यूजन पूछता है कि तुम्हारे 5 टाइगर जनरल कहाँ है। जिसपे ईजल हैरान था, वो आगे से कहता है क्या, सही से बताओ। ये वाली चीज मुझे भी समझ में नहीं, चाइनीज रेफरेंस होगा। खैर यूजन यहाँ पे ईजल को थोड़ी सी इज्जत देता है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत ही कुछ किया था, जिसपे ईजल भी खुश था, कम से कम मैनर्स तो है लौंडे के पास में। और तभी यूजन आगे से पूछता है कि तुम मर नहीं गए थे क्या रिवर को चेंज करने के बाद में। जिसपे ईजल हैरान था, वो आगे से कहता है ये कैसा खेल है यार, सीधा इज्जत देके मार ही दिया। ईजल को समझ में आ जाता है यूजन एक ऐसा बालक है जो कभी भी दुखती रख पे हाथ रख सकता है। जिसके बाद ईजल यहाँ पे यूजन को कुनलुन रियलम की पूरी सच्चाई बताता है कि एशियन एरा में यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो दूसरी रिसर्च के साथ में मिल गए थे, यानी कुनलुन रियलम के कल्टीवेटर्स, जिस वजह से यहाँ पे स्टार कोर करप्ट हो गया था और भी कई सारे रियलम के एलियन फोर्स यहाँ पे आ गई थी। यूजन पूछता है कि यहाँ के इमोर्टल्स ने कुनलुन रियलम को बचाने की कोशिश नहीं की क्या। जिसपे ईजल बताता है ऑफ कोर्स उन लोगों ने किया, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था, जिसके लिए यूजन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि गद्दार अपने में से ही एक था, 4 एब्सोल्यूट केओस में से एक, जो कि सबसे
पावरफुल कल्टीवेटर्स में एक थे ईस्ट एंड के अंदर। ये जो आगे से कहता है ओ टॉप टायर ही गद्दार निकल गया, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उन चारों पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक यहाँ पे करप्ट हो गया था, यानी कि गद्दारी कर दिया था और स्टार कोरो को करप्ट कर दिया था। इसलिए बाकी तीनों उसके जाल के अंदर फंस गए और मजबूरन अपनी जान गंवा बैठे। इसी के साथ एम्बेरर टियान ये भी मारा गया था। इसी के बाद बचे हुए पावरफुल कल्टीवेटर जिसमें से एक फुया थी और दूसरा सा चांग सेंग था, वो भी यहाँ पे मारे गए थे, क्योंकि स्टार कोर करप्ट हो गया था, इसीलिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी बर्बाद हो गई थी, जिससे कल्टीवेशन एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खराब हो गया और जो पावरफुल कल्टीवेटर थे वो धीरे धीरे करके अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज खोने लगे। जैसे कि बाद डिवाइन कोड ने इन लोगों को अपना मोहरा बना लिया, जिसके बाद यहाँ पे इजी लाया था, जिसने यहाँ पे रियर ऑफ डेथ का डायरेक्शन चेंज कर दिया था और उसे नाइन नीदर क्लैन की तरफ मोड़ दिया था, जिससे वो बेचारे अपनी जान बचाते हुए भाग निकले। जिसके बाद इजिल यहाँ पे बाकी एक्सपर्ट्स से मिला और उनके साथ यहाँ पे ज्वाइन किया और मिराइड रियलम की पावर को इकट्ठा किया और एक इमॉर्टल रियलम बनाया, जिसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि यहीं पे ही वो सभी चीजें हो रही थी जिसके बारे में हमने अभी तक देखा, यानी कि ट्रायल वरायल। हालांकि यहाँ पे कुल्लू रियलम जितना पावरफुल तो नहीं है, ना ही उसके जितना प्राइम है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना ज्यादा है कि यहाँ पे काम कर सकता है। मतलब कुल्लू रियलम भी एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे इजल का वो इमॉर्टल रियलम भी एग्जिस्ट करता है। इमॉर्टल रियलम एक बैकअप प्लान के तरीके था, अगर कुल्लू डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो पे लोगों से एकदम थम्स अप देते हुए कहता है कि यार तुम लोगों ने इमॉर्टल रियलम बना दिया, नाइस वर्क, जिस पे इजल को प्राउड फील हो रहा था। जिसके बाद इजल ये जिनको याद दिलाता है कि कुल्लू रियलम की जो किस्मत है वो उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, डिवाइन कोड के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और नाइन नीदर क्लैन उन लोगों का मॉर्टल एनिमी है, उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। जिस पे एजेंट इस बातों को अपनी मेमोरी के अंदर फीड कर लेता है, ये कहते हुए कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी कुल्लू की तरफ उंगली उठाएगा तो वो उंगली उनकी तस्रीफ के अंदर घुसा देगा वो। जिस पे एजेंट के जवाब से खुश हो जाता है और आगे से कहता है बहुत ही बढ़िया। वो एजेंट आगे से पूछता है कि हम लोग ट्रायल की बात कर ले, आपने कहा था कि जो भी ट्रायल को जीतेगा ये इमॉर्टल लैंड उसका हो जाएगा। जिस पे एजेंट उससे कहता है ऑफ कोर्स अब से ये पूरा इमॉर्टल लैंड और इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तुम्हें यहाँ पे अपना मास्टर मानेंगे। वो पेजल अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि अब तो ये जो यहाँ पे खुशी के मारे रोने लगेगा, ग्रेटिट्यूड से वो भर जाएगा, लेकिन जब वो यूजन को तरफ देखता है तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। वो आगे से कहता है ऐसा है क्या, इस पे इजल आगे से कहता है कि ऐसा कैसे, मतलब इजल चाहता था कि ये जो उसे यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से हवा बना ले, अपना मास्टर कह के अगल बगल में घूमने लगे, जैसे कि यहाँ पे मौजी और बाकी लोग करते हैं। इसलिए इजल एक दूसरा दिमाग लगाता है कि इस आइलैंड के अलावा भी उसके पास एक और चीज है, वो यहाँ पे मास्टर ऑफ सुप्रीम फॉर्मेशन है, यानी कि उसका लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। इसलिए वो येजुन की नजरों के अंदर अपनी डिग्निटी और अपना लेवल यहाँ पे बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो येजुन को बताता है कि उसे पता है कि फॉर्मेशन स्किल्स उसकी कितने ज्यादा बढ़िया है। जिस पे येजुन आगे से कहता है ऑफ कोर्स वो एक हीरो है जिसने यहाँ पे कुल्लून को बचाया था, तो उसकी स्किल्स यहाँ पे बढ़िया होंगी ही। तो इजिल उसे बताता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर का जो लेवल होता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बराबर होता है, यानी कि जितना ज्यादा इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होगी उतना ज्यादा एक फॉर्मेशन मास्टर पावरफुल होगा। इसीलिए अगर यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उनका लेवल मैच नहीं करेगा तो फिर टेक्निक भले कितनी ज्यादा बढ़िया हो लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो कम रहेगी। बेसिकली तुम एक बाइकर को यहाँ पे साइकिल पकड़ाई दे रहे हो, वो कहाँ ही रेस जीत जाएगा, वही बात है। इसलिए इजिल यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए येजुन को बताता है कि स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे 200 रैंक्स के अंदर डिवाइडेड होती है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि लोवेस्ट तुम्हारी 1 हो सकती है और हाईएस्ट तुम्हारी 200 हो सकती है। वहीं पे इजिल की जो रैंक है वो यहाँ पे 200 है, यानी कि वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, जिससे येजुन की दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि वो यही सोचता है कि अगर वो यहाँ पे इजिल से अपने ऊपर अटैक करवा ले तो उसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई चली जाएगी कि उसकी जो यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर वाली टेक्निक्स है वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पे इजिल को वो रिएक्शन नहीं मिला था जो उसे चाहिए था, उसे अलग ही रिएक्शन मिला था, जैसे कि इजिल ने यहाँ पे येजुन के अंदर बुझी हुई चाहत को जगा दिया हो। जिसके बाद येजुन यहाँ पे अपनी डिमांड रखता है कि इजिल अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल येजुन के ऊपर करे तो बढ़िया होगा, वो भी फुल पावर से 200 रैंक वाली पावर से। जिसपे इजिल आगे से बताता है कि वो तो बस एक डिवाइन प्रोजेक्शन है, यानी कि एक रूप है, उसके पास यहाँ पे मेन बॉडी की पावर थोड़ी ना होगी। जिसपे आगे से कहता है कोई बात नहीं है, बुढ़ापा हो गया ना, आप भूल जाते हैं चीजों को, मतलब इजिल जिस बात का हवा बना रहा था वो उसके पास था ही नहीं। फिर इसके बाद इजिल को एक दूसरा आइडिया आता है, वो सोचता है कि वो यहाँ पे ये जो उनकी पावर चेक करेगा, इसको स्पिरिचुअल पावर का लेवल क्या है, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे उसे नीचा दिखाएगा कि मेरी तो 200 है, तेरी तो 10 भी नहीं है। वहीं पे उसको यही लग रहा था कि यहाँ पे ये जो अगर थोड़ा सा लो रैंक का भी हो तो फिर वो डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती रहती है। वहीं पे इजिल को यही लग रहा था कि ये जो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो 10 के आसपास ही होगी, लेकिन जब उसकी स्पिरिचुअल पावर निकलती है तो वो सीधा 20 से 50, 50 से सीधा 100 पे चली जाती है और इजिल आगे से अब हाथ खड़े कर लेता है, उसको यूजन से अब कोई मतलब नहीं है। वहीं पे यूजन यहाँ पे अभी भी इजिल की तारीफ कर रहा था कि उसको तो 200 थी, उसकी तो 100 ही है, उसे अभी भी यहाँ पे शर्म आ रही है, जिससे इजिल का माथा घूम जाता है, क्योंकि जब वो एक मॉडल बना था तब उसकी यहाँ पे जो रैंक थी वो कुछ यहाँ पे 50 या फिर 25 के आसपास थी।
वहीं पे येजुन की डायरेक्ट सो है तो उसे गुस्सा तो आ ही रहा था। इसके बाद वो अपने गुस्से को शांत करता है और येजुन से कहता है कि तुम पास हो गए, अब से ये आइलैंड तुम्हारा है। जिस पे इज़िल आगे से शायरी मारता है ये कहते हुए कि लोग सही ही कहते हैं। समुद्र की नई लहरें पुरानियों को आगे बढ़ाती है और पुरानी लहरें तट पे जाके खुद को खत्म कर लेती हैं। साथ ही में इज़िल यहाँ पे येजुन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन की टिप्स दे देता हूँ, तो फॉर्मेशन का भी यूज कर पाओगे। और इज़िल बड़े उससे और बड़े ही ऑरा से यहाँ पे समझा रहा था कि ये फॉर्मेशन एशियन टाइम से चली आ रही है, इनका इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ भी कोई बन सकता है, हेवनली मास्टर बन सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन येजुन आगे से बना कर देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे इज़िल का यहाँ पे पूरा का पूरा ऑरा लास्ट में चला जाता है। पीछे जो टूटा हुआ है ना, ये फॉर्मेशन के टुकड़े नहीं है, सपनों का भार है। जिसके बाद वो यहाँ पे ये जो उनके कान भरने लगता है, ये कहते हुए अगर वहाँ पे हेवनली फॉर्मेशन मास्टर बन जाएगा तो फिर बड़े बड़े इमोर्टल रियलम के काउंटलेस फेरीज, लड़कियां, खूबसूरत परियां उसके पास आके भीख मांगेगी कि वो उनके लिए फॉर्मेशन बना दे। वहीं पे येजुन का रिएक्शन, ओ इज़िल उसको बताता है कि रिसोर्स, स्टेटस, पावर सब कुछ उसके पास रहेगा। जिसपे येजुन आगे से कहता है ओ, जिसपे इज़िल उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या बार वो कर रहे हो, इस तरीके से कूल ना बनो, कुछ खास नहीं है तुम्हारे पास। जिसपे येजुन हम लोगों को बताता है कि उसके पास सिस्टम है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे नॉलेज को उसकी बुद्धि के अंदर फीड कर देता है, इम्प्रिंट मार देता है। इसलिए उसको यहाँ पे कागा गागा करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मेशन यूज कर पाएगा जब भी उसे जरूरत होगी। जिसपे सिस्टम भी आगे से मुस्कुरा रहा था कि होस्ट हम यही करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी कल्टिवेटर्स येजुन का इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत गए थे, येजुन अभी तक नहीं आया था। सभी लोगों को लग रहा था कि उसकी टिकट कट चुकी है और वो स्वर्ग निकल लिया है। वहीं हम लोग वुहेन को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही उदास था। उसको यहाँ पे उस लड़की की याद आ रही है जिससे वो यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मिला था। वहाँ पे वुहेन यहाँ पे उस लड़की को बिल्कुल खतरनाक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था जैसे कि वो साला रोमियो और वो जूलियट हो। बड़ा ही यूनिक रुतबा था उसका, मर्दाना भी थी और प्यारी भी थी। छुओ तो कभी फूल बन जाए कभी तो काटे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं उसे हमेशा बचा के रखूं। और ये सब कहते हुए ये शर्मा रहा था। जिसके बाद वो और बताता है कि हम लोग एक साथ फाइट कर रहे थे, इसके बाद हम लोग एक साथ यहाँ पे चल बसे और वो इन यादों को हमेशा अपने दिल के अंदर संजो के रखेगा। इस पैनल के अंदर वुहेन के पीछे तो लड़कियों को देखते हो जिसको ये सुन के एकदम पूरी तरीके से रोमांटिसाइज कर रही थी, मतलब इमेजिन होता है ना वैसे। और उसके पीछे तुम लोग कियानिए को देखो, वो बंदा बस यही सोच रहा है कि इस चीज को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। और कियानी के पीछे तुम लोग वूजी को देखो, उसका चेहरा बता रहा है कि वो बंदा दहशत में है। उसका चेहरा बता रहा है कि वो कितना ज्यादा घबराया हुआ है कि सच्चाई के बारे में किसी को पता भी ना लगे, नहीं तो उसकी दामन की अब धज्जियां उड़ जाएंगी। वह पे कियानी वूजी के मजे लेते हुए कहता है कि तुमने सुना सॉडी मोटल क्या क्या बातें कर रहा है तुम्हारे बारे में, जाओ और जाके अपनी आइडेंटिटी बताओ दो। जिसके बाद तुम दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर कहानियां बनाओगे और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे तुम्हारे। वो उसे बेचारा घबरा के बिगड़ जाता है, ये कहते हुए कि बस करो भाई बस करो, ऐसे फैसले जिंदगी में भूल के दोबारा नहीं लूंगा मैं। जिसके बाद हम लोग साओ को देखते हैं जो मन के अंदर ये सोच रहा था कि साला इन लोगों ने मेरी किस्मत की धज्जियां उड़ा दी हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। वहीं पे वो येजुन को याद करते हुए कहता है टकलू तेरी तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। खैर इसके बाद येजुन एंट्री मारता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया था, इज़िल से साथ उसकी जो भी बातें थी वो सभी हो गई थी। जिसके बाद येजुन यहाँ पे नीचे एंट्री मारता है तो वो चमक रहा था। वहाँ पे सब लोगों को बताया जाता है कि इस आइलैंड का मालिक अब से येजुन है, वो इस जगह को कंट्रोल करेगा, यहाँ के नियम कायदे कानून वही बनाएगा। जिसपे सभी लोग येजुन की तारीफ कर रहे थे, वूजी भी। लेकिन कियानी आगे से कहता है कि ये साला कामचोर आदमी, इसको तुम लोग काहे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, ये आगे से हमें ही सब कुछ ला देगा कि जाओ चारा डाल आओ, वहाँ पे पत्थर पड़े उन्हें काट आओ। वुहेन का भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था, वो यहाँ पे येजुन को एडमायर कर रहा था। बाकी इन दोनों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसको कच्ची गालियां दे रहे थे। वहाँ पे येजुन की नजरें सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर थी जो कि उसे यहाँ पे गंदी नजरों से घूर रहे थे और वो उनको ही देखे जा रहा था। वहाँ पे वो मन के अंदर यही सोचता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ताकतवर होने का मतलब ही अकेलापन और बोरियत है। वहाँ पे वुहेन यहाँ पे येजुन की तारीफ कर रहा था तो येजुन भी उससे कहता है कि तुम 3 राउंड तक टिके रहे, यही बहुत बड़ी बात है। जिसपे वुहेन आगे से कहता है हाँ बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खतरनाक तरीके से ऑरा रिलीज हो रहा था, जिससे वहाँ का जो एटमोस्फियर था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट भी रिलीज हो रहा था। जिसके बाद यहाँ से वही अर्बन किंग बाहर निकलता है, किंग ऑफ फैंग शायद से नाम था उसका, और वो येजुन से कह रहा था कि वो यहाँ पे नेदर अबायस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है और वो येजुन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जिसके बाद वो अपने पोर्टल से बाहर निकलता है और वो यहाँ पे बाकी लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि भले ही तुम लोगों को इस आइलैंड का यहाँ पे फॉर्चून मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग चींटी ही रहोगे जो कि एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ग्रेट वॉर यहाँ पे शुरू होगी तो फिर वो लोग यहाँ पे कैनन फोडर भी नहीं बन पाएंगे, यानी कि बल्ली का बकरा। और वो खासकर येजुन को कहते हुए कहता है कि बाहर आके मेरा सामना कर। तो येजुन तो नहीं आता, लेकिन वो यहाँ पे हमला करने के लिए आता है और उसको ये लग रहा था कि वो यहाँ पे इजीली किंग ऑफ फैंग को हरा सकता है। और फिर बाकी जो लोग थे उन्हें भी यही लग रहा था कि यहाँ पे किंग ऑफ फैंग का खेल खत्म है भैया, खेल खत्म। लेकिन उतने में
ही किंग ऑफ फैंग आगे से कहता है कि तुम बस एक ट्रू इमॉर्टल हो और कुछ खास नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली ताकत होती क्या है। जिसके बाद वो अपना लैंप बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे नेदर क्लास के दूतों ने दिया हुआ था। वो लैंप जैसे ही अपनी पावर का जलवा दिखाता है तो उसके अंदर से 10-12 ड्रैगन बाहर निकलते हैं जिनका प्रेशर बहुत ज्यादा इमेंस था। और वहीं पे वो जब अटैक करने को आगे बढ़ते हैं तो वो वुमेन के अटैक को इतनी जल्दी यहाँ पे सेटर कर देते हैं जितनी जल्दी तो सपने नहीं होते किसी के। जिसके बाद वो वुमेन के ऊपर टैकल करते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। वुमेन भी हैरान था कि इमॉर्टल अटैक इतने जल्दी सेटर थोड़ी नहीं हो सकता है, इस आर्टिफैक्ट की पावर इस रियलम के हिसाब से बनी ही नहीं है। जिसपे वो गधा इन लोगों को साफ ही बता देता है कि ये आर्टिफैक्ट यहाँ का है ही कहा, ये निद्राबाया से आया हुआ है जो कि तुम लोगों की यहाँ पे सिट्टी पुट्टी गिल करेगा। जिसके बाद वो उस लैंप की सोल्स चेंज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लोगों के अंदर भाले घुसाता है और उनके अंदर से उनकी सोल खींचने लगता है। और वो लोगों से कहे जा रहा था कि इस दहशत का सामना करो जो कि रियलम के पार से आई है। जिसके बाद यहाँ पे वुहेन का भी नंबर लगने वाला था और वुहेन को यही लग रहा था कि इमॉर्टल बनने के बाद में वो डायरेक्ट यही पे ही निपट जाएगा। उतने में ये सुन उसके पीछे से निकलता और उससे कहता है कि साइड हटो यार, ये मेरे लिए आया हुआ है। जिसपे कियानी अपने मन के अंदर सोचता है इसे मरने का इतना ज्यादा चस्का लगा हुआ है क्या जो डायरेक्ट उन्हीं के पास चला जा रहा है। वहीं पे किंग ऑफ फैंग आगे से कहता है कि तुम उतने भी यहाँ पे बाहुबली नहीं हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सीधा मेरे हाथों में ही आ गिरोगे। जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस की तरीके इस्तेमाल करूंगा और बाकी सभी लोगों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद वो लैंप के साथ में येजुन के ऊपर भी हमला करता है। वह सिस्टम जैसे डिटेक्ट करता है कि येजुन किसी पावरफुल अपोनेंट का सामना कर रहा है तो वो उसके कल्टीवेशन को यहाँ पे बढ़ा देता है और येजुन की कल्टीवेशन यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल 6th हेवन कल्टीवेशन पे बूस्ट हो जाती है। जिसको देख के ये तीनों ही हैरान थे कि अचानक से इसकी कल्टीवेशन कैसे बढ़ गई। जिसके बाद येजुन मुंह से मूंगफली जैसा कुछ थूक सा निकालता है और उसे यहाँ पे जैसे ही लैंप की साइड में फेंक के मारता है तो उस लैंप की जो पावर थी वो एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और रिएक्शन तो इन लोगों का देखने वाला था। अभी ये लोग उसे भाग रहे थे और ये देख के हैरान हो जाते हैं कि किसी का थूक भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी लैंप की धज्जियां उड़ा दे। वो आगे से कहता है कि ये तो साला पहले ही इमॉर्टल था। वहीं पे किंग ऑफ फैंग हम लोगों को बताता है कि ये जो लैंप है इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल 5th हेवन के आसपास है। वहीं पे येजुन की 6th हेवन है, मैंने तुम्हें बता दिया। जिसके बाद येजुन किंग ऑफ फैंग के पास आता है और उससे कहता है कि तो तुम्हें कुछ कहना है या फिर कुछ और भी करना है। जिसपे किंग ऑफ फैंग उस लैंप को ऊपर करता है और येजुन से कहता है कि वो कुछ भी पूछ सकता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। जिसपे येजुन सबसे पहले तो लैंप को हथियाता है, राम राम जपना पराया माल अपना बोल के। जिसके बाद वो किंग ऑफ फैंग से पूछता है कि ये धनवान चीज तुम्हें मिली कहाँ से, इसके बारे में बताओगे। तो किंग ऑफ फैंग आगे से उसे सब कुछ बता देता है कि ये लैंप उसे यहाँ पे निदर क्लैन के किसी एनवी ने दिया हुआ था और उसने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो सब कुछ यहाँ पे सिर्फ एनवे के कहने पे किया है। वो तो ब्रांडली उन लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और वो येजुन से कहता है कि हमें छोड़ दो, हम लोग सरेंडर करने को राजी हैं। जिस पर येजुन उससे कहता है ओ ऐसा क्या, निदर अबायस यहाँ पे 2 सालों से इस चीज के लिए तैयारी कर रहा है जो कि नॉर्थ और साउथ में होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पे अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे हो और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्टारगेट्स को हथियाने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब कुछ तुम अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे। जिसपे किंग ऑफ फैन की फटी क्योंकि येजुन को उनके प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है कि स्टारगेट यहाँ पे कई सारे रियलम्स के साथ में लिंक है और जब वो एक बार ओपन होंगे तो फिर और भी कई सारी आर्मीज उनके जरिए यहाँ पे आ सकती हैं कुल्लू रियलम के ऊपर, जो कि डायरेक्ट उन लोगों की ईस्टर्न डोमेन के ऊपर ही धावा बोलेंगे। इस पे किंग ऑफ फैंग आगे से कहता है कि वो तो एक असली इमॉर्टल है, उसे तो सब कुछ पहले से ही पता है। वो इस चीज को यहाँ पे येजुन का डर समझ लेता है, इसलिए वो यहाँ पे येजुन को ऑफर करता है कि येजुन उनके साथ हाथ मिला ले तो फिर उसका फ्यूचर और भी ज्यादा कमाल का होगा। इस पे येजुन उससे पूछता है कि तुम मुझे अपनी साइड करना चाहते हो क्या। इस पे किंग ऑफ फैंग आगे से कहता है कि उसके जैसा यहाँ पे पावरफुल बंदा कहीं नहीं होगा, अगर वो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो फिर वो इनवे को सभी चीजों के बारे में बताएगा। जिसपे येजुन उससे कहता है कि ऑफर तो बड़ा बढ़िया है यार और शुक्रिया भी। जिसपे किंग ऑफ फैंग को लगता है कि बस येजुन बाटली में उतरने ही वाला है, उतने में येजुन उसके ऊपर हमला कर देता है ये कहते हुए कि तुम सभी लोग कायर हो, कायर जो अक्सर यहाँ पे पीछे छुप के रहते हो और बाकी लोगों को परेशान करते हो। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे किंग ऑफ फैंग के ऊपर हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करता है और एक ही फिंगर फ्लिप में वो उसको यहाँ पे रिटर्न टिकट देके वापस भेज देता है उसके रियलम के अंदर। और उसे वापस भेजने के बाद बड़े आराम से उंगली को फूकते हुए कहता है कि अब दुनिया में शांति दोबारा कायम होगी। वह भी सभी लोग येजुन की तारीफ कर रहे थे कि भाई ने हमें दोबारा जिंदगी दी है, ये हमारी दूसरी माँ है। वह भी येजुन मन के अंदर सोचता है कि अब सारा काम गया भाई भाड़ में, अब हमें सबसे पहले अपना दिया हुआ आइलैंड देखूंगा, नया मालिक जो बना उद्घाटन तो करना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद हम लोग अर्बन क्लैन पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग किंग ऑफ फैंग को देखते हैं और ये यहाँ पे दोबारा जिंदा होता है। इसने येजुन के पास में अपना एक अवतार भेजा था, नहीं तो ये यहाँ पे बचता है ना, इसकी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है सोल के साथ में। वह पे वो दूत उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, मिशन फेल हो गया
क्या? जिसपे किंग ऑफ फैंग आगे से बताता है कि ये जुन अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा था, वो एक असली ट्रू इमोर्टल है जिसके ऊपर यहाँ पे आर्टिफैक्ट भी कुछ भी नहीं कर पाया। जिसपे एनवी बताता है कि आर्टिफैक्ट यहाँ पे फिफ्थ हेवन ट्रू इमोर्टल पावर कैरी करता था। इसका मतलब यह है कि यूजन के पास में यहाँ पे सिक्स्थ हेवन ट्रू इमोर्टल कल्टीवेशन के ऊपर की पावर है। जिसपे किंग ऑफ फैंग आगे से बताता है कि वो कुछ भी देख नहीं पाया। आर्टिफैक्ट ने यहाँ पे 9 रैकिंग फ्लेम ड्रैगन्स को निकाला था, जिसको यूजन ने बस एक थूक से ही बुझा के राख कर दिया। जिसके बाद उसके सामने सिर्फ एक मौत की झड़ी आई और कुछ भी नहीं। जिसपे वो दूध भी आगे से कहता है ये तो नया मेथड है, मैंने भी इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था। खैर उस दूध को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे यूजन के पास बहुत ही ज्यादा कमाल का पोटेंशियल है और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और टेरिफाइंग हो सकता है। लेकिन इस दूध को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये मिशन यहाँ पे इजी होता तो फिर ये और भी ज्यादा बोरिंग हो जाता। अब यूजन को यहाँ पे एक हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। जिसपे किंग ऑफ फैंग उसे पूछता है कि उसके आगे का प्लान क्या है। जिसपे दूध उसको बताता है कि उन लोगों का अम्ब्रेला लैंड जहाँ पे बना हुआ है ये एक सीक्रेट लैंड हुआ करता था, जो कि इनके एंसेस्टर्स ने बनाया था यहाँ पे। इसके नीचे कई सारे वर्ल्ड सेटरिंग सीक्रेट्स दबे पड़े हैं और इसका इस्तेमाल वो लोग यहाँ पे यूजन की फील्डिंग सेट करने के लिए करेंगे, क्योंकि इसके अटैक से यहाँ पे एक सीक्रेट इमॉर्टल भी मारा जा सकता है। इसलिए यूजन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अम्ब्रेला किंग आगे से कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग यहाँ पे ईस्टर्न डोमेन को लेके कैसे आएंगे? वो इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो खुद इस जगह पे चले आएंगे। जिसपे दूत आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे पहले ही सभी चीजों का इंतजाम कर लिया है, जो कि और कोई नहीं हमारा यहाँ पे साव ही था। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर बन रहा था ये उसी की ही अहम कड़ी थी, क्योंकि जब ये उन लोगों से बोलेगा कि यहीं पे ही चलना है तो सभी लोग उसे फॉलो करते हुए चले आएंगे, क्योंकि सभी लोग इसको यहाँ पे लीडर जो मानते हैं। जिसके बाद हम लोग यूनियन को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश था कि ये जो यहाँ पे डायरेक्ट इमॉर्टल ही बन गया। जिसपे जाऊ से कहता है कि तुमने हमसे काफी कुछ छुपाया हुआ है। जिसपे यूजन उससे कहता है ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़ो। और उन दिनों को इससे कुछ लेना भी देना नहीं था, क्योंकि उन दिनों का सारा मकसद यहाँ पे उस आइलैंड को देखना था, जो कि यहाँ पे यूजन को इनाम में मिला हुआ है। जिससे तो यूजन में हैरान होता है कितने डोगले हैं साले। खैर इसके बाद यूजन उन लोगों की यहाँ पे जो उम्मीदें थी उन्हें यहाँ पे खड़ा उतार देता है, ये कहते हुए ये रहा वो आइलैंड जो कि मुझे इनाम में मिला है। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। जिसपे यूजन लोगों को बताता है कि ये स्पेशल ट्रेजर है, जो कि अपने साइज को मन मर्जी के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकता है। ये इतना छोटा है कि तुम्हारी जेब में भी आ जाए और इतना बड़ा है कि तुम्हें दुनिया को ही निगल जाए। इसके अंदर कई सारे यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्स और एशियंट इमॉर्टल चीजें पड़ी हुई हैं, जिनका तुम लोग यूज कर सकते हो। वहीं पे किया ने जैसे इमॉर्टल का नाम सुनता है तो उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो शायद से ट्रू इमॉर्टल दोबारा बन सकता है। वहीं पे वो ये जो उनसे कहता है उसको भी इसके अंदर जाने का मौका दिया जाए, ताकि वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सके। जिस पे उन लोगों से कहता है कि इतना ही ज्यादा तुम लोग मुझे मक्खन लगा रहे हो तो पिघल ले जाऊंगा ना। जिसके बाद वो उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इसलिए जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सब यहाँ पे उस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम लोग वूजी को देखते हैं, जो कि उसी जगह पे गया हुआ था जहाँ पे पहली बार गेम के अंदर कूदा था। तो फिर उसकी मुलाकात उसकी यहाँ पे जाइंट ईगल से हो जाती है, लेकिन जाइंट ईगल उसको नहीं पहचानता है, क्योंकि गेम की मेमोरी अलग थी और यहाँ की बिल्कुल अलग है। तो ईगल उसके ऊपर हक के चली जाती है वहां से, और वो जी पीछे से चिल्लाते हुए रह जाता है कि तुम भूल गए क्या, हमने वो सुहाने दिन एक साथ बिताए थे और तुम मेरे ऊपर हक के चले गए। लेकिन ईगल गया हुआ था तो फिर उसका एक पंख नीचे गिर जाता है, जो कि एक गोल्डन फेदर था, जो कि एक हाई टायर का फोर्जिंग मटेरियल है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके कि इमॉर्टल वेपन बनाया जा सकता है, जो कि वुजू के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बात थी। इससे वो यहाँ पे अपनी इमॉर्टल स्क्रप्चर्स को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। जिसके बाद हम लोग वुहेन को देखते हैं, और ये पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया था, लेकिन ये जानते हो कहाँ क्या रहा था? इसको मिल गई थी इमॉर्टल सॉइल, यानी कि इमॉर्टल मिट्टी, जिसको वो पर खा ले रहा था। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन इमॉर्टल एनर्जी के लिए वो अपनी स्वाद कलिका है, बेसिकली टेस्ट बट के धज्जे उड़ाए हुए था। और तभी उसको यहाँ पे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जो अक्सर पॉटी करते समय आती हैं, और तब उसे दिखाई देता है कि ये इमॉर्टल सॉइल कहाँ से आ रही थी। एक बिल्ली हल्की हो रही थी और उसका जो मल था वो नीचे गिर रहा था, और वो उसको यहाँ पे इमॉर्टल सॉइल समझ के लपेटे जा रहा था। इसकी आंखें बता रही है कि इसने क्या पाप किया है, जिसके बाद ऑफ कोर्स इसे उल्टी ही होती है। और फिर वो मन के अंदर सोचता है छी छी छी, कल्टीवेशन के लिए मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, इसको भी करना पड़ेगा क्या। इसके बाद सारा हम लोग यूनियन या फिर जाओ को देखते हैं, और उनका भी सामना कुछ ऐसे ही चीजों से होता है। उसके सामने तो एक सींग वाला गेंडा आ जाता है, जो कि यहाँ पे इमॉर्टल थंडर को इजीली हैंडल कर ले रहा था। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे कियानजो को देखते हैं, और ये शायद से कियानजो ही है, कपड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। ये भी अपनी टेक्निक को देख के खुश थे, क्योंकि ये एक फूलों वाले गार्डन में जो आ चुकी थी। जिसके के बाद शिफ्ट होकर कियाने के ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढ रहा था, जिससे वो यहाँ पे खुद को बदल सके। और तभी उसकी नजर एक गेट के ऊपर पड़ती है, जो कि यहाँ पे किसी खलियान के तरीके था। इसलिए वो उसका दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। ये सोचते है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी खलियान के तरीके था, इसलिए बीच में एक तालाब था, और भी कई सारे यहाँ पे पक्षी और पौधे थे। बेसिकली एक तरीके से फार्म था। हालांकि सामने यहाँ पे जो पाउंड था उसके अंदर सेलेस्टियल मछली पड़ी हुई थी और पानी भी। और तभी यहाँ पे कियानी के सामने एक गधा आता है, जो कि उससे माई सन यानी मेरे बेटे कह के बोल रहा था। तो कियानी उसे भगा देता है कि वहीं पे कियानी एक गमले के ऊपर हाथ मार देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे लगा कि यहाँ पे कुछ कमाल की चीज मिलेगी, लेकिन ये तो बस एक
नॉर्मल सा खेत था जहाँ पे एक भैंस और बकरे पड़े हुए हैं। लेकिन जिस गमले के ऊपर उसने हाथ मारा था वो गमला जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके अंदर से एकदम भयानक एनर्जी निकलती है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी हर्ब था और अगर इसको इमॉर्टल भी छू ले तो उसका पूरा का पूरा शरीर जल जाएगा। और बाय द वे इस प्लांट का नाम बर्न इमॉर्टल ग्रास था। तब एक यानी साइड में देखता है तो फिर उसको एक पावरफुल फिनिक्स दिखाई देता है जो कि उसी को देख के घूरे जा रहा था और ये पूरा का पूरा खलियान यहाँ पे फिनिक्स से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर यहाँ पे तालाब के ऊपर पड़ती है तो तालाब के अंदर से जो मछली थी वो भी एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जो ड्रैगन था वो प्योर ब्लड ड्रैगन से बना हुआ था 5 गोल्डन क्लॉज के साथ में। वहीं पे वो सभी यहाँ पे कियानी को देख के भगा रहे थे और उससे कह रहे थे कि पास ना आना। और इतना कम नहीं था तो जो डोंकी अभी माई सन कह के बुला रहा था वो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि डरावने डीमन के तरीके लग रहा था जैसे कि वो एक डायनासोर हो। और वो भी यहाँ पे कियानी को इतना ज्यादा घबरा देता है कि वो बेचारा डरा के वहां से भागने लगता है कि तो कि पास ना आना, इसकी फटके चारती इतनी समय। वहीं पे येजुन को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो भागते हुए उसके सामने आता है। तब तक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, वो डोंकी भी अपने एकदम नॉर्मल रूप में आ गया था। येजुन में ये देख के हैरान था कि उसका रेबेलियस डिसाइपल जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है अचानक से उसकी फटके चार है और वो डर के मारे कांप रहा है। वही पे कियानी जैसे येजुन को देखता है तो वो भागते हुए उसके पास आता है, कहते हुए मास्टर मेरे को बचा लो। वहीं पे येजुन उससे कहता है कि बचा लो, मैंने जितना देख पा रहा हूँ उतने में मुझे यहाँ पे सिर्फ थोड़ी मुर्गियां और एक पागल डोंकी ही दिखाई दे रहा है, तुम्हें इसमें खतरा कहाँ से दिखाई दे रहा है। जिसपे कियानी समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ये सब नकली है, ये सब यहाँ पे भेस बना के बैठे हुए, ये ड्रैगन है, फिनिक्स यहाँ पे चिकन है और ये तालाब के अंदर मछलियां ये ड्रैगन है और ये गधा एक नंबर का यहाँ पे डीमन किंग है जो कि अभी मुझे डरा रहा था। वो पे उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं थे। तब उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कहाँ तुम्हें फिनिक्स दिखाई दे रहा है, कहाँ तुम्हें डीमन दिखाई दे रहा है। जिसपे कियानी यहाँ पे डीमन और मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये देखो इन दोनों की तरफ, लेकिन वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। उसकी आंखों से ही पता चलता है कि ये बड़ा ही मासूम प्राणी है। वह पियोजन मुर्गी को देखते हुए कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की मुर्गी है, इसको देख के मुझे पुराने दोस्त की याद आ गई, काफी ज्यादा सुंदर हो तुम। जिसपे वो मुर्गी भी काव काव करके कहती है बढ़िया दिख रही हूँ मैं। कियानी एजन को पूरी समझाने की कोशिश करता है कि ये मुर्गी ही फिनिक्स है, आप मान क्यों नहीं रहे। जिसपे एजन मुर्गी से ही पूछता है कि मेरे डिसाइपल ने जो बोला वो सच है क्या। जिसपे वो मुर्गी आगे से काव काव करते हुए कहती है पता नहीं। वह पियोजन आगे से कहता है कि मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन ये एक डीमन हो ही नहीं सकती है, ये मेरी साथी थी गेम के अंदर। जिसपे वो डीमन भी आगे से कहता है माई चाइल्ड माई चाइल्ड। वह पियोजन घास को उठा लेता है और आगे से कहता है तो एकदम ऑर्डिनरी ग्रास है, इसमें कौन सी इमॉर्टल वाली बात है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे नशे में हो, तुमने ज्यादा माल फूक लिया, अब चलो यहाँ से। लेकिन कियानी का दिमाग खराब था, वो आगे से कहता है ये सब नाटक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। कियानी आगे से कहता है कि हम लोग इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे या पक्का यहाँ पे कुछ मिली भगत कर रहे हैं। लेकिन येजुन उससे कहता है कि चलो नहीं मैं तुम्हें यहीं पे ही छोड़ दूंगा और बाहर से दरवाजा भी बंद कर लूंगा। तो कियानी की फटी और वो आगे से कहता है कि मैं भी आता हूँ। वहीं पे ये सभी यहाँ पे उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे। वहीं पे येजुन जब उस खलिहान से बाहर निकलता है तो वो चैन की सांस लेता है या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। वहीं पे कियानी उससे कहता है कि तुम्हें पता है इसके बावजूद तुम यहाँ पे झूठ क्यों बता रहे थे कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस पे येजुन उससे कहता है कि चुप रहो, उनके बारे में बात ना करो। वहीं पे येजुन हम लोगों को बताता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग जगह है, उसका ये छोटा सा खलिहान यहाँ पे पूरे कुल्लून के अंदर सबसे ज्यादा भयानक और डेंजरस जगहों में से एक हो सकती है। यहाँ का जो ओरिजिन होगा वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, यहाँ तक कि ईजिल भी इस जगह को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता होगा। इसलिए ये जो अभी के लिए जगह को छोड़ने वाला है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो फिर यहाँ की सच्चाई के बारे में उसे पता ही लग जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग खलिहान के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे फिनिक्स आगे से कहता है कि देखा नए मास्टर ने हम लोगों को यहाँ पे कितना ज्यादा तारीफ की और हमें खूबसूरत बोला और मेरे को तो ब्यूटीफुल भी बोला। जिसपे छोटी वाली मुर्गी आगे से कहती है कि बात तो सही है, लेकिन गधा आगे से कहता है लेकिन नए मास्टर के अंदर टेस्ट नहीं है, वो मुझे इतना घटिया नाम कैसे दे सकते हैं। वहीं पे जो इमॉर्टल ग्रास थी वो उन लोगों से कहती है कि चुप रहो, यहाँ पे नया मास्टर आया है तो फिर शायद से नई चीजों की शुरुआत हो रही है और उन लोगों का काम यहाँ पे कुल्लून को प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पे येजुन को असिस्ट करना है। लेकिन फिनिक्स कहती है कि येजुन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, जिस हिसाब से वो लोग यहाँ पे कमजोर होते रहेंगे अगर येजुन की कल्टीवेशन जल्दी नहीं बढ़ती है तो। वहीं पे ड्रैगन आगे से कहता है कि कुल्लून अभी भी यहाँ पे रिवाइव कर रहा है खुद को और यहाँ के हेवनली लॉस अभी भी पूरी तरीके से बने नहीं है, इसलिए अगर वो यहाँ पे फुल पावर को रिलीज करेंगे तो उन्हें ब्लैक लेस का सामना करना पड़ सकता है। इमॉर्टल ग्रास उन लोगों से कहती है कि उसे यहाँ पे उन लोगों की सभी चिंताओं के बारे में समझ में आता है और क्योंकि ईजिल ने यहाँ पे येजुन को चुना हुआ है तो फिर येजुन ही शायद से यहाँ पे चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हो सकता है। इसलिए वो लोग सिंपली यहाँ पे येजुन के ताकतवर होने का वेट करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि जो भी बाधाएं आने वाली हैं वो अपने आप ही हट जाएं। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग अंदर गए हुए थे वो सभी बाहर निकलते हैं तो उनकी जो कल्टीवेशन थी वो यहाँ पे बूस्ट हो गई थी, वो सभी टेलीविजन रियलम पे आ गए थे और वो सभी येजुन को शुक्रिया कहते हैं। येजुन उन लोगों से कहता है कि ये आइलैंड उन्हीं लोगों का है, अगर वो लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कौन ही उठाएगा। उतने में ही यूनियन के पास में एक ट्रांसमिशन तलिस्मा आता है, बेसिकली एक अर्जेंट मैसेज के तरीके था। यूनियन जब उसको रीड करता है तो वो यहाँ पे येजुन को बताता है कि फेदर इमॉर्टल सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई है और उन लोगों का ये प्लान है कि वो डायरेक्ट नीदरवाइज क्लैन के अंदर घुसेंगे और वहाँ पे जो भी थ्रेट होगा उसे एलिमिनेट कर देंगे ताकि फ्यूचर में कोई खतरा ही ना रहे। जिसपे ऑफ कोर्स इन लोगों को यहाँ पे बू आ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। जाओ आगे से यही कहता है कि वो लोग डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं मार सकते,
वो भी उन्हीं के इलाके के अंदर घुस के। इस पे यूनियन भी आगे से यही कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो ने अकेले उनके कितने इलाइट्स को यहाँ पे खत्म किया तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड होंगे। इसका मतलब यही कि वेदर इमॉर्टल सेक्ट यहाँ पे खुद का ये कोई फायदा या फिर एजेंडा लेके चल रहा है। और फिर यूनियन ये से पूछता है कि उन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। ये तो मना करने वाला था, लेकिन उतने में यहाँ पे सिस्टम उसे मिशन दे देता है कि उसे यहाँ पे नेदर क्लैन आया जाना चाहिए, तो फिर उसे कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए ये उन लोगों से ये कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन लोगों को चल के चेक करना चाहिए। और वैसे भी उन लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, तो फिर ये भी चेक करने का सही समय है कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनियन आगे से ये भी बता देता है कि और भी कई सारे क्लैंस वहाँ पे एक साथ आने वाले हैं अगले 3 दिनों के अंदर, इसलिए उन लोगों को वहाँ पे चलना चाहिए। तो फिर ये जो आकुन को बुलाता है और वो सभी लोग उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे बाकी क्लैंस के लोग भी मिलने वाले हैं और वो सभी एक साथ नेदर अबायस क्लैन जाएंगे। इसको लीड यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट करेगा। जिसके बाद हम लोग फेदर इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जहाँ पे सुप्रीम एल्डर आके बताता है कि सभी लोग आ गए हैं बस येजुन को छोड़ के। जिसके बाद हम लोग अंकल फैन को देखते हैं जिनके साथ मियावी और बाकी सभी लोग थे। हम लोग यहाँ पे जू डायनेस्टी को भी देखते हैं और साथ में जू फैमिली को भी, जहाँ से वुजी आया था और वुजी की खातिर येजुन ने वहाँ पे उसके 2 मास्टर्स को उड़वा दिया था। साथ ही में हम लोग वुहेन को भी देखते हैं और उनका जुआनजी सेक्ट भी यहाँ पे आया हुआ था, जिसमें फेदर इमॉर्टल सेक्ट आगे से उन लोगों से ये कहता है कि वो सभी लोग एक साथ काम करेंगे ताकि वो लोग अपने आने वाले फ्यूचर को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। जिसके के बाद जिस बंदे की कमी नहीं थी वो भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि और कोई नहीं हमारा येजुन ही था। जिसके बाद वो भी वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद इस इवेंट के 10 दिन पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट को मैसेज मिला था, जो कि यहाँ पे नेदर क्लैन के एनवी ने ही भेजा था। वह पे सुप्रीम एल्डर यहाँ पे मास्टर को आगे बताता है कि यहाँ पे आइलैंड येजुन के हाथों में जा चुका है, अब आगे का क्या प्लान है। जिसपे फेदर इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को बताता है कि यहाँ पे गॉड एनवी ने उन्हें मैसेज भेज के बताया है कि यहाँ पे जितने भी 14 स्टेट्स हैं, यानी कि जो भी पावरफुल सेक्ट है, उन सभी को इकट्ठा करो और नेदर डार्क अबायस के अंदर लेके आओ, जहाँ पे उन सभी के ऊपर एक साथ अटैक होगा और वो सभी एक बार में ही मिट जाएंगे और उन लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। वह फिर सुप्रीम एल्डर आगे से बताता है कि अगर वो सभी एक साथ यहाँ पे डार्क अबायस के ऊपर हमला करेंगे तो फिर इन लोगों ने अभी तक डार्क अबायस के लिए जो भी काम किया हुआ है वो सब कुछ बेकार चला जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे नया लीडर बन जाएगा। लेकिन सेक्ट मास्टर आगे से बताता है कि उन लोगों ने एक सेक्रेट लैंड पे हम लोगों को बुलाया है। ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, जहाँ पे वो लोग हमें ट्रैप करेंगे और उन सभी लोगों को मार देंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम सभी लोगों को वहाँ पे लेके जाए। जिसपे सुप्रीम एल्डर को भी यही प्लान सबसे बढ़िया लगता है, लेकिन इसमें बस एक ही समस्या थी कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो इन लोगों का जो चेहरा है वो सभी लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन मास्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे से कहता है कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है अब उसको हम लोग पूरी तरीके से अंजाम देंगे। वो येजुन से कहता है कि अब तो उसकी मैयत का समय आ चुका है। येजुन ने जब यहाँ पे एंट्री मारी थी तो फिर ये पूरी तरीके से ग्रैंड मोमेंट था, क्योंकि कुनबेंग काफी ज्यादा पावरफुल था। वहाँ पे मास्टर अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये आखिरी बार है जो यहाँ पे भौकाल दिखा रहा है, इसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, सीधा ये कबर में जो होगा। उतने में वो है यहाँ पे उड़ते हुए येजुन के पास आता है, उसे वेलकम करता है। तो येजुन उसे पहले तो पहचानता है, लेकिन बाद में पहचान के उसे बड़े प्यार से लिटिल जुए बुलाता है। येजुन ने बड़े पुचकार के बोला था, लेकिन ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट होता है। वहाँ पे मास्टर को यही लग रहा था कि यहाँ पे वो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली प्राइडफुल बंदा है, शायद से वो चीज झेल नहीं पाएगा और येजुन के साथ बहस करने लगेगा। लेकिन हम लोग वुहेन को देखते हैं, इतने समय ये पालतू पिल्ला बन चुका है येजुन का, ये उसके सामने कुछ भी नहीं बोलने वाला। अब इसको आइलैंड में लिया था येजुन ने, वहां पे इसने टट्टी खाई थी, तब कहीं जाके ये पावरफुल बना है। जिसपे सभी लोग हैरान हो गए थे कि यहाँ पे वुहेन तो येजुन के सामने एकदम पूरी तरीके से मासूम माना जा रहा है। वहीं पे येजुन नीचे देखता है तो फिर उसे यहाँ पे कई सारे जाने पहचाने चेहरे याद आते हैं। ऑफ कोर्स मियावी और अंकल फैन की बात हो रही है। वहीं पे मियावी येजुन के पास जाती है तो येजुन उससे कहता है कि बड़ी ताकतवर हो गई हो, किसी दिन मुझे भी सरपास कर दोगी। वहीं पे एंसेस्टर जुए भी येजुन से मिलना चाहते थे, लेकिन येजुन उसे पहचानता ही नहीं। वो कहता है कौन हो तुम भाई। जिसपे एंसेस्टर जो है यहाँ पे येजुन को पूरी कहानी बताती है, जो हमें पहले से ही पता है। जिसपे मियावी हैरान हो जाती है कि येजुन कैसा पर्सन है जो यहाँ पे अपने ही लोगों को अपने हाथों मरवा दे। जिसपे येजुन यहाँ पे एंसेस्टर जुए से कहता है कि अच्छे से समझाओ कि तुम्हारे बेटों ने क्या कर्म कांड किया था। तो फिर एंसेस्टर जुए यहाँ पे पूरी बात बताते हैं। और जब येजुन यहाँ पे एंसेस्टर जुए के साथ बात कर रहा था, उसी टाइम पे यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर आता है, जो कि येजुन से बताता है कि उसी ने ही यहाँ पे सभी लोगों को बुलवाया है। तो येजुन को पहले से ही खुन्नस बड़ी हुई थी, इसलिए वो उसके यहाँ पे कह के लेने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे सेक्ट के कई सारे लोगों को वाइप आउट किया है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे मेरे सामने आके बात कर रहे हो और ऊपर से इतने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है, बुरा नहीं है। जिसपे मास्टर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो येजुन से क्या ही बोल सकता है। वो आगे से यही कहता है कि यहाँ पे कई सारे लोग भरे पड़े हैं। जिसपे येजुन यहाँ पे साओ को बुलाता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ है भाई जिसने आगुन के साथ फाइट की थी और बाद में पूरा पानी पानी हो गया था, पानी बस कहीं और से निकल रहा था। जिसपे मास्टर बताता है कि हम लोगों को होली सन इतनी समय यही पे ही रहेगा, क्योंकि डार्क अबायस के अंदर इन लोगों का फेदर इमॉर्टल सेक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर वो यहाँ रह के बाकी सभी मामलों को संभाल लेगा। जिसपे ये जो आगे से कहता है, इसका मतलब ये है कि वो पीछे रह के तुम्हारी जो भी गलतियां उन्हें ठीक करेगा।
इतना कहने के बाद ये जो यहाँ से निकल जाता है यही बोलते हुए, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे फैला हुए रास्ते को समेट ले कर। इसके बाद सभी आकुन के ऊपर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं अबायस की तरफ, जहाँ पे इन लोगों का फाइनल शोडाउन होने वाला है। वहीं पे हर को यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट को छोड़ के ये जो उनको फॉलो कर रहा था उसके ऑर्डर से मान रहे थे सभी लोग। इसके बाद सभी लोग एंट्रेंस ऑफ डार्क अबायस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये लोग सीधा अबायस क्लैन के अंदर घुस जाएंगे। वहीं पे ये लोग एंट्रेंस के पास आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी बुद्धि नहीं चल रही। इन्हें यहाँ पे एक भी गार्ड या फिर सोल्जर नहीं दिखाई देता। बाकी इन लोगों को यही लग रहा था कि ये सब कुछ ये जो उनकी मेहरबानी की वजह से है कि वो सभी डर के यहाँ से भाग गए हैं। इसलिए लोग आओ ना देखते हैं ना था और सीधा अंदर ही घुस जाते हैं, यही कहते हुए कि हम सभी लोगों को खत्म कर देंगे। वॉर का पहला रूल यही होता है कि नेवर अंडरएस्टिमेट योर एनिमी। छोटी से छोटी टुकड़ी पूरी बाजी पलट सकती है। खैर ये तो बेवकूफ थे ही हैं, जिसके बाद चुपचाप ये अंदर ही घुस जाते हैं। वहीं पे फेदर क्लैन का इमॉर्टल मास्टर अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि मछली ने चारा पकड़ लिया है, बस ऊपर खींचने की देरी है। ये लोग डार्क अबायस के अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाता है। वहीं पे यहाँ के जो लोग थे इन्हें यहाँ पे वॉर के बारे में नहीं पता था। बेसिकली किंग ऑफ फैंग ने इन लोगों को प्लान के बारे में बताया ही नहीं था, इसलिए ये लोगों को यही लगता है कि ह्यूमंस एंट्रेंस को तोड़ के अंदर आ गए और इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे ये सुन अपनी साइड के लोगों को बताता है कि इन लोगों ने कई बार इन लोगों की ईस्टर्न डोमेन के हमला किया है, लोगों को मारा है और आज बदला लेने का समय है। इसलिए वो बाकी लोगों को अटैक करने के लिए भेज देता है। तो सभी कल्टिवेटर्स अपने वेपन उठाते हैं और यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है अबायस क्लैन और ह्यूमन क्लैन की तरफ से, और वो दोनों ही आपस में घमासान तरीके से युद्ध करने लगते हैं। वहीं पे ये के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी यहाँ पे इलाइट के तरीके काम कर रहे थे। उनके छोटे छोटे हमले बड़े बड़ी आर्मी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करे दे रहे थे। वोजी और कियानी अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ स्लैश मारते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं। हम लोग फेदर इमॉर्टल सेक्ट को देखते हैं और ये भी इतने समय यहाँ पे इन लोगों के साथ ही फाइट कर रहा था और सभी लोग उसके स्ट्रेंथ को देख के उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं पे हम लोगों को बताता है कि ये इन लोगों को अंदर तो ले आया है, अब उसे यहाँ पे किसी तरीके से जो कैलियन है यानी कि आर्मी, उसको यहाँ पे रॉयल सिटी तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ही वो सेक्रेट लैंड है। जिसके बाद वो यहाँ पे जो भी आर्मी बची हुई थी उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है और बाकी लोगों से कहता है कि जो भी मेन फोर्स है वो फुल स्पीड से उसे फॉलो करे और यहाँ पे पैलेस के अंदर चले। वहीं पे ही यहाँ पे सबसे पावरफुल एनिमीज है जिनको पहले खत्म करना जरूरी है। और फिर सुप्रीम एल्डर यहाँ पे पूरी तरीके से मास्टर का साथ दे रहा था और वो बाकी लोगों को लीड करते हुए रॉयल सिटी की तरफ ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि इन लोगों को यहाँ पे अपने बाकी भाइयों का बदला लेना है जो मारे जा चुके हैं। वहीं पे येसन को बू आ गई थी कि यहाँ पे अब फेदर इमॉर्टल सेक्ट मास्टर ज्यादा रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे कमांड को छीन के सीधा उन लोगों को मौत के मुंह की तरफ लेके जा रहा है। वहीं पे क्लैन के मास्टर अपने मन के अंदर यही सोच रहा कि बहुत ही जल्दी ये सभी लोग यहाँ पे ऑफरिंग बन जाएंगे डार्क क्लैन के लिए और ये यहाँ पे मौत की भीख मांगेगा। फिर हम रॉयल सिटी के इंपीरियल पैलेस को देखते हैं। यहाँ पे भी आर्मी तैनात थी और इन्होंने भी यहाँ पे जंग की तैयारी की थी और ये भी रेडी थे। उतने में यहाँ पे वो दूत आता है और वह लोगों को बताता है कि ह्यूमन आर्मी अंदर आ चुकी है और वो बहुत ही जल्द रॉयल सिटी के अंदर आने वाली है। किंग ऑफ फैंग उसको बताता है कि यहाँ पे उसकी आर्मी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बची है। अगर वो एनिमी यहाँ पे यूजन और बाकी लोगों को एलिमिनेट नहीं कर पाया तो फिर उसका जो क्लैन है वो यहाँ पे सफा चट होगा, कोई बचेगा ही नहीं। जिसपे एनिमी आगे से कहता है कि उसे फुल कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसको यहाँ पे उसके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किंग ऑफ फैंग आगे से कहता है कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं है, बस वो ये चेक करना चाहता है कि उसने यहाँ पे किस तरीके का ट्रैप यहाँ पे सेट किया हुआ है। जिसपे एनिमी उसे कह देता है कि वो इस चीजों के बारे में जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और जब समय आएगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा, यानी कि मामला गड़बड़ है। तो इसके बाद वो अपना पैर मारता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक गंडासा सा कुछ तो नीचे गिरता है। जिसके बाद वो एनिमी उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे एक्टिवेट करता है और फिर वो मन के अंदर यही सोचता है कि ये जन और बाकी सभी लोग जैसे इस पैलेस के अंदर एक कदम रखेंगे तैसे ही वो लोग एक झटके के अंदर ही मारे जाएंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे ह्यूमन साइड को देखते हैं जो कि उस रॉयल पैलेस के पास में पहुंच चुके थे। वह फेदर इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर उन लोगों को बता रहा था कि जैसे ही वो लोग पैलेस के अंदर जाएंगे वहाँ के सभी लोगों को मार देंगे तैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी। वहीं पे ये सभी आगे से चीख चीख के कह रहे थे कि जब तक सेक्ट मास्टर वैन उन लोगों को यहाँ पे लीड दे रहा है वो लोग कैसे फेल हो सकते हैं। वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे इस पैलेस के अंदर जाने के लिए, ताकि इनके जो फॉलन कॉमरेड्स हैं यानी कि जो मारे जा चुके हैं उनकी मौत का बदला ले सकें। किंग ऑफ फैंग इन लोगों के सामने आता है और इनको उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम लोग अंदर आके दिखाओ, तुम्हारी कब्रें यहीं पे ही कूदेंगी। जिसपे पता नहीं क्यों वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुझे भाई किसने बोला अटैक करने को, पीछे रह के बैठना। खैर जो भी है यहाँ पे किंग ऑफ फैंग के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। वहीं पे किंग ऑफ फैंग और सेक्टर मास्टर एक दूसरे की तरफ देखता है और सेक्टर मास्टर यहाँ पे वो इनके ऊपर पीछे से स्नेक अटैक करने को आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे उन लोगों के सामने एक इमॉर्टल को मार देगा तो फिर उसकी जो ईमानदारी है डार्क अबायस के प्रति वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो पीछे से वोहन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। तो वोहन उसकी तरफ देख के कहता है गद्दार, और उतने में ही कोई यहाँ पे सेक्टर मास्टर के
हाथ को पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं कियान ये था। और वो यहाँ पे सेक्टर मास्टर से कहता है, बुड्ढे हम लोगों को पहले ही तेरी हरकतों के बारे में पता था। और वो उसे बताता है कि ये जो उनको पहले से ही तुम लोगों की हरकतों के बारे में पता था, इसलिए उसने खास बोला था कि तुम सभी लोग बुड्ढे के ऊपर एकदम कड़ी नजर रखना, अगर वो कोई भी गलत कदम उठाए तो फिर उसके तुम पैर ही तोड़ देना। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये बुढ़ा क्या करेगा। तो फिर अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।